चून की आकाशीय आयाम बहुत ऊंचा नहीं था, जायन जल्दी ही उसके शीर्ष पर पहुंच गया जहां उसने केवल धूसर कोहरा देखा। फिर वह हवा में तैरता रहा और अपनी पूरी जादुई शक्ति को अपनी आंखों में चैनल किया, जिससे वे नीली रोशनी के साथ टिमटिमाने लगीं। ब्राइट साइड स्पिरिट आंखों के साथ, बादल हल्के नीले रंग के हो गए और जायन बादलों के ऊपर धुंध में स्थिर तैरती हुई एक धुंधली चांदी की स्क्रीन देख सका। क्या वह स्पिरिट रियल्म के खेतीकारों द्वारा लगाया गया प्रतिबंध है? जायन का दिल हिल गया और उसने अपना हाथ उठाकर बादलों में नीली रोशनी की एक गेंद छोड़ी। रोशनी की गेंद बिना किसी प्रतिरोध के चांदी के प्रतिबंधों से गुजर गई और 30 मीटर और उड़ने के बाद अचानक रुक गई, मानो किसी चीज से टकरा गई हो और फट पड़ी। जायन का भाव आराम से भर गया और उसका शरीर नीली रोशनी के साथ चमका क्योंकि वह बादलों में उड़ गया। किसी अज्ञात कारण से जायन के मन में एक अजीब विचार आया। हालांकि जायन ने पहले ही इसकी जांच कर ली थी, फिर भी जब वह चांदी के प्रतिबंध से गुजरा तो उसे बहुत डर लगा। सौभाग्य से वह बिना कुछ हुए इससे गुजर गया। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, स्पिरिट ईथर गार्डन के प्रतिबंध केवल एल्डर डेविल्स को प्रभावित करते थे। यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि एल्डर डेविल्स का इस टूटे हुए औषधि उपवन से क्या संबंध था। प्रतिबंध को पार करने के बाद जायन को राहत की एक लहर महसूस हुई और उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों और ब्राइट साइड स्पिरिट आंखों का पूरा उपयोग करते हुए 100 मीटर चौड़ी छत के हर इंच को देखा, लेकिन कुछ भी नहीं पाया। औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त करने की खुशी से शांत होकर जान को पता था कि उसे एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उसने चमकती हुई चांदी की स्क्रीन प्रतिबंध को नीचे से देखा और हिचकिचाने के बाद इसे अभी के लिए छोड़ने का फैसला किया। चांदी की लपटों की अभूतपूर्व शक्ति उसकी स्मृति में अभी ताजी थी और वह जीवन को खत्म करने वाले खतरे को नहीं भड़काना चाहता था। जायन ने आकाश की 2 बार और जांच की और एक आह भरी निराशा से भरे चेहरे के साथ वह अंततः वापस जमीन पर उतर आया। मालिक, जायन ने भावहीन स्वर में कहा, मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगता है कि यह स्थान पूरी तरह से सील है। इसका फायदा उठाने के लिए कोई छेद नहीं है। सिल्वर मून की आवाज चिंता से भर गई, फिर तो हम यहाँ फंस गए। हमें अंतरिक्ष को चीरने की क्षमता की आवश्यकता होगी, एक क्षमता जो केवल देवत्व परिवर्तन डेटी ट्रांसफॉर्मेशन चरण के खेतीकारों के पास होती है। जब जायन ने ये सुना तो उसका त्वरा और भी अधिक तन गया। अचानक उसकी आंखें चमकी और वह आकाशीय आयाम की दीवारों में से एक की ओर चल पड़ा। सिल्वर मून ने उसे हैरानी से देखा और उसका पीछा किया। जब जायन दीवार से लगभग 10 मीटर की दूरी पर पहुंचा तो उसने बिना कुछ कहे अपनी आस्तीन हिलाई और सुनहरी लकीरों में कई उड़ने वाली तलवारें छोड़ीं। फिर उसने उन पर जादुई मुद्राओं का प्रहार किया और उन्हें अपने सिर के ऊपर एक 3 मीटर लंबी सुनहरी तलवार में संघनित कर दिया। उसने अपना हाथ उठाया और तलवार की ओर इशारा किया। एक गरज की आवाज में सुनहरी बिजली तलवार से निकली और दीवार से टकरा गई। उसने अपना मुंह खोला और बैंगनी लौ का एक टुकड़ा थूका। ये तलवार के शरीर से टकराए और बैंगनी लपटें और सुनहरी रोशनी आपस में उलझ गईं, गरज की लगातार श्रृंखलाओं के साथ इसकी शक्ति को बढ़ाते हुए। जायन ने धीरे से चिल्लाया और विशाल तलवार हवा में घूमने लगी। ये सुनहरे और बैंगनी रंग की एक लकीर बन गई और फिर एक भयंकर झपटे में दीवार पर प्रहार की। एक तेज गूंज के साथ चमकदार प्रकाश की एक गेंद फूट पड़ी और पूरा आकाशीय आयाम कांपने लगा। जायन ने जल्दी से हाथ की मुद्रा बनाई और वह लकीर उसके सामने वापस आ गई। इसकी भव्यता धीरे धीरे फीकी पड़ गई और यह एक विशाल तलवार के रूप में अपना मूल स्वरूप प्रकट किया। चमकदार प्रकाश धीरे धीरे धुंधला गया और जायन ने दीवार की बारीक जांच के लिए आंखें पिचकाईं। उसके पीछे सिल्वर मून के चेहरे पर हताशा का भाव था। उसने देखा कि उस प्रहार ने दीवार पर थोड़ा सा भी निशान नहीं छोड़ा था। ये देखकर जायन की नजर टिमटिमाई क्योंकि वह विचार में डूब गया। हे युवक, वह तुम्हारे सपनों में ही संभव था, मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने एक आलस्यपूर्ण स्वर में कहा। ओह, ऐसा लगता है कि वरिष्ठ को बाहर निकलने का तरीका पता है। मैं आपके मार्गदर्शन की सराहना करूंगा। गुस्से के बजाय जायन ने खुशी के स्वर में जवाब दिया। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने उपहास किया और बोला, अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें पहले ये सोचना होगा कि तुम इस स्थान में कैसे प्रवेश कर गए थे। क्या तुम सचमुच मानते हो कि तुम्हारे और एल्डर डेविल के बीच केवल वह प्रहार ही एकमात्र कारण था कि आकाशीय विदार खुला और तुम्हें यहाँ ले आया? वरिष्ठ का मतलब है, आश्चर्य के साथ जायन ने हिचकिचाते हुए कहा। यह बहुत सरल है। यह अवशिष्ट आकाशीय आयाम अपने मूल रूप से अलग होने के बाद मौजूद रहने में केवल किसी तरह कामयाब रहा है। इतने साल बीत जाने के बाद ये ढहने के कगार पर है। जैसा कि तुमने देखा, तुम्हारा दीवार पर प्रहार इसे हिला देगा। और मैंने प्राचीन रिकॉर्डों में जो पढ़ा है, दीवार का पीला धूसर रंग इस बात का संकेत है कि आकाशीय आयाम अस्थिर है। संभवतः तुम्हारे हमलों के टकराव ने नश्वर दुनिया से आकाशीय आयाम के संबंध के सबसे कमजोर बिंदु को मारा, जिससे यहाँ तक के लिए एक आकाशीय विदार खुल गया। सबसे कमजोर बिंदु सिल्वर मून। और मैंने दीवारों के हर कोने की जांच की, लेकिन मुझे कुछ भी असाधारण नहीं दिखा।
मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने उपहास किया और बोला, मूर्ख, इस स्थान का सबसे कमजोर बिंदु दीवारों पर नहीं है। ये संभवतः कहीं बीच में स्थित है, और आकाशीय विदार की अस्थिरता के कारण संभव है कि कमजोर बिंदु लगातार भटक रहा है। अगर तुम इसे ठीक से खोजो तो ये ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। बीच में कहीं जायन को अचानक एक रोशनी मिली। चूंकि उसकी खेती बहुत कम थी और वह आकाशीय आयामों को नहीं समझ सकता था, उसका ज्ञान मोनार्क सोल डाइवर्जेंस की तुलना में बहुत कम था। इस बात पर ध्यान दिलाए जाने पर उसने तुरंत खोजना शुरू कर दी। जायन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को फैलाया, स्थान के भीतर हर बिंदु की खोज करते हुए। एक कप चाय पीने के समय के बाद उसे वह मिल गया जिसकी वह तलाश कर रहा था। उसका शरीर रोशनी के साथ चमकने लगा क्योंकि वह जेब आयाम के केंद्र में स्थित पत्थर के मंडप में उड़ गया। फिर उसके शरीर से रोशनी फीकी पड़ गई और उसने नीली आंखों से 20 मीटर ऊंचाई पर एक क्षेत्र की ओर देखा। वह स्थान पूरी तरह से खाली दिख रहा था, लेकिन जायन अपनी आंखों से एक धुंधला नीली रोशनी का बिंदु देख सका। ये केवल एक चावल के दाने के आकार का था और वह इससे लगभग स्पष्ट आध्यात्मिक क्यू के उतार चढ़ाव को महसूस करने में सक्षम था। जायन प्रसन्न दिखाई दिया और एक क्षण के विचार के बाद उसने अपना हाथ पलटा और अपने हाथ में एक छोटी क्रिम्सन तलवार बुलाई। क्या तुम उस तलवार का उपयोग करना चाहते हो? मोनार्क सोल डाइवर्जेंस का स्वर अजीब था। बिल्कुल सही, मुझे पहले से ही पता था कि भले ही मैं कमजोर बिंदु ढूंढ लूं, लेकिन मेरे अपने जादुई खजानों का प्रहार इसे चीरने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। विनाशकारी शक्ति के मामले में ब्लड डेविल स्वॉर्ड सबसे शक्तिशाली होगा, इसलिए मैं इसके साथ एक प्रयास करूंगा। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने सिनकनी भरी और कहा, मैं तुम्हें अपनी ताकत बर्बाद नहीं करने की सलाह दूंगा। तुम्हारे परिवर्तित स्वरूप और एल्डर डेविल के संयुक्त प्रहार से ही तुम विदार को खोल पाए थे। क्या तुम्हें लगता है कि अभी ऐसा ही हो सकता है? तुम्हारे पास एकमात्र विकल्प यह है कि तुम जल्दी से मध्य नेसेंट सोल चरण में प्रवेश करो और ताबीज और ब्लड डेविल स्वॉर्ड दोनों का उपयोग करके सबसे कमजोर बिंदु को चीर दो। जायन का दिल कांप गया और उसने झटके के साथ कहा, मध्य नेसेंट सोल चरण में प्रवेश करना? ऐसा थोड़े ही समय में हो सकता है। भले ही यहाँ घने आध्यात्मिक क्यू और दवा की गोलियों की सहायता हो, इसमें कम से कम 30 साल की कठिन खेती लगनी चाहिए। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने अस्वीकृति में सिनकनी भरी और कहा, आकाशीय आयाम महज 20 या 30 साल बाद नहीं गायब हो जाएगा। तुम इतने डरे क्यों हो? अगर तुम अपनी अभियोग्यता के साथ बाहर की दुनिया में खेती करते तो शायद तुम 100 साल बाद भी मध्य नेसेंट सोल चरण तक नहीं पहुंच पाते। जायन का भाव बदल गया। फुशिया क्लाउड पिल के बावजूद उसे प्रारंभिक नेसेंट सोल चरण के चरम तक पहुंचने में कम से कम 20 साल की खेती लगेगी, इससे पहले कि वह मध्य नेसेंट सोल चरण की बाधा से निपट सके। चून की मुख्य सामग्रियों में से एक को दोबारा नहीं लगाया जा सकता था, वह बगीचे के अंदर उस सामग्री को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा था। यहाँ कई दशकों तक कठिन खेती करने के लिए जायन को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। घना आध्यात्मिक क्यू उसके गुफा निवास में स्पिरिट वेल ट्री द्वारा छोड़ी गई तुलना में कई गुना अधिक था। यह एक दुर्लभ अवसर था। हालांकि जायन की एकमात्र चिंता नानगोंडवान पर लगाया गया सोलसील कर्स था। वह जल्दी से जल्दी इसे खत्म करने के लिए एंशिएंट फ्लेम टोड के राक्षस कोर का उपयोग करना चाहता था। लेकिन नानगोंडवान ने अपने जेड स्लिप में उल्लेख किया था कि वह उस श्राप को 100 साल से अधिक समय तक टालने में सक्षम होगी। अगर वह 30 साल के लिए दूर रहा तो इससे ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। इस पर थोड़ी देर विचार करने के बाद उसने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह काफी समय तक यहाँ फंसने वाला था। एक कड़वी मुस्कान के साथ उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। फिर होंठ भींचकर उसने बिना हिचकिचाहट के कहा, सिल्वर मून, मेरे लिए सभी आत्मा दवाइयां तोड़ दो। हम अगले कुछ दिनों तक दवा की गोलियां बनाएंगे। सिल्वर मून ने बगल में उनकी बातचीत सुनी थी और उसे बहुत राहत महसूस हुआ कि वास्तव में इस बगीचे से बाहर निकलने का रास्ता था। वह पहले भी एक बार फंस चुकी थी और वह उस अनुभव को फिर से जीने में रुचि नहीं रखती थी। उसने एक मीठी मुस्कान के साथ आदेश स्वीकार की और जायन के हाथों से बोतलों और बक्सों का ढेर लेकर बगीचे की ओर उड़ गई। जायन फिर पत्थर के मंडप के केंद्र में बैठ गया और उसने वह जेड स्लिप निकाली जिसमें प्राचीन गोली सूत्र थे, फुशिया क्लाउड पिल की शोधन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ते हुए। उसके पास उपलब्ध आध्यात्मिक जड़ी बूटियां सीमित थीं, इसलिए वह लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। स्वर्गीय दक्षिण के डोंगयू राज्य में एक छोटा प्रांत था जिसका नाम निंग प्रोविंस था, जो इस तथ्य के अलावा उल्लेखनीय नहीं था कि यह चैंग प्रोविंस की सीमा से लगा था जिसमें शैतानी घाटी डेविलफॉल वैली स्थित थी। निंग प्रांत को चांग प्रांत से एक अंतहीन पर्वत श्रृंखला अलग करती थी और इसमें अधिकतर रेगिस्तान था जहां पेड़ और नदियां विरले स्थानों पर ही पाई जाती थीं। यहाँ केवल कमजोर आत्मा शिराएं स्पिरिट वेन्स पाई जाती थीं, जिसके कारण केवल कुछ छोटे खेतीकार कबीलों ने यहाँ अपना अधिकार जमा लिया था। लेकिन ये स्वतंत्र भी था क्योंकि जमीन के लिए कोई बड़े गुट प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे। निंग प्रांत के दक्षिण पश्चिम में स्पिरिट स्केल माउंटेन्स नामक एक पर्वत श्रृंखला थी जहां कई आत्मा शिराओं में से एक स्थित था।
पर्वत श्रृंखला स्वयं केवल 50 किलोमीटर तक फैली हुई थी और इसकी आत्माशिरा केवल 5 किलोमीटर तक थी। स्पिरिट स्केल माउंटेन्स का सबसे ऊंचा पहाड़ और इसके दो छोटे पहाड़ों पर कुछ खेतीकार अनिच्छा से निवास कर रहे थे। क्षेत्र के छोटे आकार को देखते हुए इन 3 पर्वत चोटियों को 3 खेतीकार कबीलों हुआंग, ली और वांग कबीलों के बीच बांटा गया था। ये कबीले सभी छोटे और नए थे। उनमें से सबसे मजबूत हुआंग कबीले के पास भी अधिकतम 2 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट खेतीकार थे। उनके संप्रदाय के शिष्य केवल निम्न स्तरीय ची कंडेंसेशन खेतीकार थे, जिनमें से अधिकांश केवल चौथे स्तर पर थे। हजारों कबीले के सदस्यों के पास आत्मा जड़ों की कमी थी। उनके पास स्पिरिट स्केल माउंटेन्स के आसपास बसने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तीनों कबीले न केवल दूरी में करीब थे, बल्कि उनके संबंध भी मित्रवत थे। पिछले 100 वर्षों में तीनों कबीलों के कई शिष्यों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली है, जिससे गहरे रिश्ते बन गए हैं। अगर कोई और करीब से जांच करे तो पता चलेगा कि हालांकि स्पिरिट स्केल माउंटेन की आत्माशिराएं कमजोर थीं, मुख्य पहाड़ के शीर्ष पर एक अज्ञात आत्मा स्रोत स्पिरिट स्प्रिंग था। हालांकि यह स्रोत किसी दुर्लभ आत्मा कुएं स्पिरिट वेल जैसा नहीं था, लेकिन ये चमत्कारिक रूप से उपयोगी था। जब इसके झरने के पानी को आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के साथ मिलाया जाता है तो इससे एक आत्मा चाय स्पिरिटिक बनती है, जो क्यू कंडेंसेशन के छठे स्तर या उससे नीचे के शिष्यों के मज्जा मैरोग को साफ कर सकती है, जिससे उनकी भविष्य की खेती को लाभ होता है। हालांकि तीनों कबीलों को पता था कि यह खेती के लिए अच्छा क्षेत्र नहीं था, लेकिन ये स्रोत ही मुख्य कारण था कि वे अनिच्छा के साथ यहाँ रहे। और हालांकि आत्मा स्रोत का चमत्कारी प्रभाव था, लेकिन पानी साल में केवल कुछ दिनों के लिए ही निकलता था। ये कबीलों के उपयोग के लिए कतई पर्याप्त नहीं था। परिणामस्वरूप कबीलों के एल्डर्स ने स्रोत को सील करने और इसे हर 10 साल में एक बार खोलने का फैसला किया। 10 साल की अवधि में जमा पानी की मात्रा तीनों कबीलों के लिए एक बार उपयोग के लिए पर्याप्त थी। परिणामस्वरूप कबीला हर 10 साल में शिष्यों को लेता था ताकि पानी बर्बाद न हो। तीनों कबीलों को इस छोटे से आत्मा कुएं पर बंधने और इसकी रखवाली करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसे हर 10 साल में अपने युवा शिष्यों के उपयोग के लिए खोलते थे। एक दिन स्पिरिट स्केल माउंटेन की चोटी पर स्रोत को खोलने का भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा था। एक 3 मीटर ऊंची काली चट्टान के सामने प्रत्येक कबीले के कई दर्जन शिष्य पंक्तिबद्ध खड़े थे। वे उत्साह के साथ अपने चारों ओर देख रहे थे। शिष्यों में सबसे बड़े अपने उत्तरार्ध किशोरावस्था में थे और सबसे छोटे केवल 11 या 12 साल के थे। इन युवा खेतीकारों में सबसे शक्तिशाली क्यू कंडेंसेशन के चौथे स्तर पर थे, लेकिन उनमें से अधिकांश केवल पहले या दूसरे स्तर पर थे। सबसे आगे क्यू कंडेंसेशन के 10वें स्तर और उससे ऊपर के दर्जन भर बड़े खेतीकार खड़े थे। उनके केंद्र में 3 बूढ़े आदमी खड़े थे, 2 प्रारंभिक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण में और एक मध्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण में। ये दर्जन भर खेतीकार पत्थर की दीवार के सामने जादुई झंडे स्पेल फ्लैग्स पकड़े हुए थे और लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। स्रोत को सील करने वाले जादुई गठन को भंग कर रहे थे। पत्थर की दीवार पर 8 प्रतिबंध ताबीज रेस्ट्रिक्शन टैलिस्मन चिपके हुए थे, जिनमें से प्रत्येक विभिन्न रंगों की रोशनी के साथ धड़क रहे थे। 3 बूढ़े आदमियों के मार्गदर्शन में दर्जन भर खेतीकारों ने अपने मंत्रोच्चारण को तेज कर दिया और फिर बूढ़े आदमियों ने अपने जादुई झंडे उठाए। एक छोटी देर बाद तीनों बूढ़े आदमियों ने एक साथ अपनी एक भुजा उठाए और एक जादुई मुद्रा स्पेल सील छोड़ी, जिसने दीवार को रोशनी में लपेट लिया और दीवार पर लगे ताबीजों को मुक्त कर दिया। उसी क्षण जेड बक्से पकड़े हुए शिष्य जल्दी से आगे भागे और उन्होंने आत्मा ताबीजों को सावधानीपूर्वक हटा लिया और तुरंत पीछे हट गए। ये प्रतिबंध ताबीज छोटे कबीलों के लिए दुर्लभ खजाने थे और वे उन्हें खोना नहीं चाहते थे। प्रतिबंध ताबीज के पहाड़ की दीवार को बांधे रखने के बिना इससे सफेद रोशनी चमकी और यह कांपने लगी। सामने खड़े 3 बूढ़े आदमियों ने एक साथ अपने जादुई झंडे लहराए और झंडों की नोक से प्रकाश के धागे उड़े, जो सफेद रोशनी में गायब हो गए। पत्थर की दीवार तीव्रता से हिली और जमीन कांपने लगी। पत्थर की दीवार बीच से फटते हुए खुल गई, जिससे 30 मीटर चौड़ा एक अंतराल प्रकट हुआ। तीनों कबीलों के युवा शिष्यों ने अपनी आंखें फैलाईं और अंदर जो कुछ था उस पर ध्यान केंद्रित किया। चूंकि तीनों कबीलों ने इस आत्मा कुएं को खजाने की तरह देखा, एक साधारण शिष्य को वास्तविक आत्मा स्रोत शायद ही एक बार जीवन में देखने का मौका मिलता था, इसलिए इन शिष्यों ने इसे देखने का मौका नहीं खोया। लेकिन सच कहें तो कबीले का कोई भी बच्चा आत्मा स्रोत के स्वरूप को स्पष्ट रूप से वर्णन करने में सक्षम था। गुफा के 30 मीटर गहरे में एक सफेद जैद के बड़े ब्लॉक से बना 3 मीटर चौड़ा एक तालाब था। एक नज़र में स्रोत के पानी से आधा भरा तालाब पूरी तरह से शुद्ध था, लेकिन इसके बारे में और भी उल्लेखनीय बात यह थी कि इसमें से एक अवर्णनीय सुगंध निकल रहा था जो शरीर को शांत करता था और आत्मा को ताज़ा करता था। युवा शिष्यों में एक हलचल मच गई, लेकिन जब पीला बालों वाला बूढ़ा आदमी मुड़ा तो उसने उन्हें अपनी सख्त नजरों से तुरंत शांत कर दिया। वह हुआंग कबीले का एल्डर हुआंग युवानमिंग था, एक मध्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट खेतीकार था। उसे स्पिरिट स्केल माउंटेन्स का पहला खेतीकार माना जा सकता था।
उसने न केवल अपने कबीले के शिष्यों में आदर जगाया, बल्कि वांग और ली कबीलों के शिष्यों में भी। उसके पास खड़े धूसर वस्त्र धारण किए हुए बूढ़े आदमी ने ये देखा और आंखें सिकुड़ते हुए खुश होकर कहा, हे भाई हुआन का प्रभाव काफी प्रभावशाली है। आपने उन बच्चों को आज्ञाकारी बना दिया। तीसरे नीले वस्त्र धारण किए हुए बूढ़े आदमी ने प्रशंसा के स्वर में जोड़ा, जरूर। भाई हुआन की खेती पहले ही मध्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण तक पहुंच चुकी है। शायद वह अभी भी देर से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण तक पहुंच सकता है। हुआंग युवानमिंग हंसा, तुम छोटे भाई मजाक कर रहे हो। अगर मेरी उम्र में मेरी खेती को आगे बढ़ाने का अवसर अभी भी है, तो मैं इसे हमारे जूनियर्स को दे दूंगा। चलो जल्दी से उन बच्चों के लिए आत्मा चाय बनाते हैं। यहाँ पिछले समय की तुलना में अधिक स्रोत का पानी लगता है। ये वास्तव में एक अच्छा मामला है। अन्य दो कबीले हुआन कबीले से कमतर थे और वे केवल मुश्किल से अपने खुद के एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट खेतीकार को उठाने में सक्षम थे। ये दो खेतीकार एल्डर हुआन के लंबे समय के दोस्त थे। दोनों बूढ़े आदमियों ने मुस्कुराते हुए इस मामले का और जिक्र नहीं किया। फिर उन्होंने निर्दिष्ट शिष्यों को आगे बढ़कर चाय बनाना शुरू करने का आदेश दिया। फिर प्रत्येक कबीले के 2 शिष्य आगे बढ़े और सीधे तालाब की ओर चल पड़े। लेकिन उनके पहुंचने से पहले अचानक एक आश्चर्यजनक दृश्य हुआ। तालाब के 10 मीटर ऊपर अचानक गरज गूंजा और इंद्रधनुषी रोशनी बेतहाशा टिमटिमाई, जिससे प्रकाश का एक काला गोला ब्लैक स्फीयर पैदा हुआ। जेट काले गोले ने अजीब ढंग से चटकते हुए 3 मीटर ऊंचा एक आकाशीय विदार्थ स्पेशल तैर बनाने के लिए विकृत होना शुरू कर दिया। फिर इंद्रधनुषी रोशनी से एक आकृति प्रकट हुई और जेट तालाब में गिर गई। इसके बाद आकाशीय विदार बेतहाशा धुंधला गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। जब आकृति तालाब में गिरी तो उसने एक चीख निकाली और जल्दी से खड़ी हो गई। मौजूद सभी खेतीकारों ने इसे अजीब भावों के साथ देखा। यहाँ तक कि नेता हुआंग युवानमिंग भी पूरी तरह से बोलने से रह गया। वह आकृति नीले विद्वान पोशाक पहने हुए एक युवक था। उसे इतने सारे खेतीकारों के सामने गिरने पर आश्चर्य हुआ। थोड़ी शर्मिंदगी के क्षण के बाद उसने अपना आत्मविश्वास हासिल कर लिया। उसके शरीर से नीली रोशनी चमकी और उसके भीगे हुए कपड़े अचानक सूख गए और भाप छोड़ने लगे। जायन ऐसा लग रहा था मानो वह हवा में कदम रख रहा हो और पानी के ऊपर तैर गया। इसके बाद उसकी नज़र सबसे शक्तिशाली खेतीकार हुआंग युवानमिंग की ओर मुड़ी और उसने एक अनिवार्य अधिकार के स्वर में कहा, ये कहाँ है? क्या मैं अभी भी डोंग्यू राज्य में हूँ? हुआंग युवानमिंग ने पहले ही जायन पर अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को घुमाया था और इसे अथाह गहरा पाया था। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता था कि वह कम से कम कोर फॉर्मेशन चरण का खेतीकार था। उसे नाराज करने के डर से उसने गहराई से झुककर सावधानीपूर्वक जवाब दिया, ये डोंग्यू राज्य का निंग प्रांत है। क्या मैं आपका पवित्र नाम जान सकता हूँ, वरिष्ठ? दोनों खेतीकारों ने भी जायन की अथाह खेती को महसूस किया और वे भी अलर्ट हो गए, जल्दी से आदर के साथ झुक गए। जायन आश्चर्य से आंखें झपकाया और बड़बड़ाया, निंग प्रांत। फिर उसने एक विचारमग्न भाव पहना। शैतानी घाटी में लड़ाई के 27 साल बाद जायन आखिरकार स्पिरिट ईथर गार्डन के खंडहरों से बच निकला था। जैसे ही हुआंग युवानमिंग और अन्य खेतीकारों ने जायन का ध्यान आकर्षित किया, वे अनजाने में तालाब की ओर देखने लगे। जायन के आधा भरे आत्मा स्रोत में गिरने के कारण इसका अधिकांश पानी बिखर गया और केवल एक पतली परत बची थी। 3 बूढ़े आदमियों को इस पर बहुत दुख हुआ, लेकिन इस गहरे खेतीकार के सामने वे केवल एक मजबूर मुस्कान बना सकते थे ताकि कोई विपत्ति न आ जाए। जायन ने जैसे ही पानी को भाप बनाकर सुखा दिया, उसे पानी की अजीब खुशबू आई। परिणामस्वरूप वह विचार करते हुए अनजाने में इसे देखने लगा। जायन की आराम से दी गई एक नज़र ने 3 बूढ़े आदमियों को बहुत भयभीत कर दिया। तीनों ने कई वर्षों तक इस आत्मा स्रोत की रक्षा की थी। अगर यह खेतीकार इसे पसंद कर भी ले तो वे बिना किसी प्रतिरोध के इसे उसे सौंपने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। जायन ने अपनी नज़र स्रोत से हटाई और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह 3 बूढ़े आदमियों की ओर मुड़ा और बोला, मेरे निकलने के बाद काफी समय बीत चुका है और मैं स्वर्गीय दक्षिण की हालिया घटनाओं से अनजान हूँ। क्या आप साथी दाव मुझे बता सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ है? जायन के आत्मा स्रोत में ज्यादा रुचि न रखने पर बहुत राहत महसूस करते हुए हुआंग युवानमिंग ने आदर के साथ जवाब दिया, जरूर वरिष्ठ। अगर वरिष्ठ को कोई आपत्ति नहीं है तो ये जूनियर आपको समझाते समय चाय के लिए हमारे हॉल में आमंत्रित करना चाहेगा। मैं अपनी जानकारी के अनुसार वरिष्ठ के सभी सवालों का जवाब दूंगा। उसके बगल में खड़े 2 बूढ़े आदमियों ने भी राहत की सांस ली। जायन ने दूर खड़े कुछ युवा खेतीकारों की ओर देखा और एक क्षण के विचार के बाद उसने सिर हिलाया, ये ठीक रहेगा। मुझे कई बातें पूछनी हैं। मुझे तुम तीनों को परेशान करना पड़ेगा। परेशानी? बिल्कुल नहीं। ऐसे सम्मानित विशेषज्ञ का स्वागत करना हमारे हुआंग कबीले के लिए सम्मान की बात है। हुआंग युवानमिंग खुश हो गया और मुस्कुराते हुए जवाब दी। फिर उसने अपने कुछ शिष्यों को आदेश दिया और वे अपर्याप्त तैयारी के कारण किसी भी अपराध से बचने के लिए जल्दी से वापस उड़ गए।
इसके बाद उसने व्यक्तिगत रूप से पहाड़ के केंद्र में एक मंडप तक मार्गदर्शन किया। जहां तक अन्य 2 बूढ़े आदमियों का सवाल था, उन्होंने अपने कबीले के सदस्यों को आदेश दिए और वे भी जल्दी से मंडप की ओर चल पड़े। तुम तीनों कबीले यहाँ निवास करते हैं, कितना दुर्लभ। रास्ते में जायन ने 3 बूढ़े आदमियों की सामान्य परिस्थितियों के बारे में कुछ सवाल पूछे और काफी आश्चर्यचकित हुआ। वरिष्ठ मजाक कर रहे हैं। हम सब यहाँ इसलिए हैं क्योंकि अपनी स्थापना के लिए कोई और जगह नहीं है, हम यहाँ फंसे हुए हैं। हुआंग युवानमिंग ने एक कड़वा मुस्कान बनाते हुए जवाब दिया, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे कबीलों के युवा शिष्यों में काफी अभियोग्यता है। तुमने उन्हें खेती की दुनिया के बड़े संप्रदायों में क्यों नहीं ले गए? जायन ने जिज्ञासा से पूछा। हालांकि वे उत्तराधिकारी शिष्य नहीं बन सकते, लेकिन एक बाहरी मामलों का शिष्य होना निश्चित रूप से संभव है। वरिष्ठ शायद यह नहीं जानते, लेकिन डोंग्यू राज्य में कई खेती संप्रदाय होने के बावजूद उनमें से अधिकांश नियमित रूप से खेतीकार कबीलों से शिष्य प्राप्त करते हैं या केवल कुछ कबीलों पर नियंत्रण रखते हैं। चूंकि हम अभी भी छोटे कबीले हैं, हम उनका ध्यान आकर्षित करने के योग्य नहीं हैं। भले ही हमारे कबीले में कुछ विशेष रूप से उत्कृष्ट शिष्य हों, मैं उन्हें किसी संप्रदाय में भेजने की हिम्मत नहीं करता। उन्हें हमारे कबीले की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कबीले में ही रहना होगा। हुआंग युवानमिंग ने एक असहाय भाव के साथ जायन को स्पष्टीकरण दिया। ये कबीले के एल्डर्स निश्चित रूप से एक बड़े संप्रदाय में शामिल होने पर अपनी वर्तमान खेती से ऊपर के स्तर पर होते, लेकिन इसका मतलब होता अपने कबीलों को छोड़ना और उन्हें असहाय छोड़ना। जायन ने आंखें झपकाई और सिर हिलाया। वह इस मामले पर और कुछ नहीं बोला क्योंकि वे जल्द ही इमारतों के एक समूह के पास पहुंचने वाले थे। हुआंग युवानमिंग ने जायन को इमारतों में सबसे ऊंची इमारत की ओर ले गया। थोड़ी देर बाद वे मंडप के प्रवेश द्वार पर पहुंचे जहां युवा महिला शिष्याओं की 2 पंक्तियां उनकी आज्ञा का इंतजार कर रही थीं। जैसे ही 3 कबीले के एल्डर्स ने जायन को मंडप में ले जाया, हुआंग युवानमिंग ने कहा, वरिष्ठ कृपया अंदर आएं। हालांकि हमारे स्पिरिट स्केल माउंटेन्स में कोई आत्मा दवाइयां या फल नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ अच्छी चाय जरूर है। कुछ कप के लिए पर्याप्त है। जायन उनके पीछे पीछे अंदर गया। हॉल बड़ा नहीं था और केवल लगभग 100 मीटर चौड़ा था, लेकिन यह एक छोटे कबीले के अनुसार पर्याप्त से अधिक था। उनकी आदरणीय नजरों के तले जायन शांति से बैठ गया जबकि 3 बूढ़े आदमी खड़े रहे। वे जायन के समान स्तर पर खुद को रखने की हिम्मत नहीं करते थे। चूंकि उनकी खेती बहुत कम थी, जायन ने शिष्टाचार से इनकार नहीं किया। उसी क्षण एक सुंदर महिला शिष्या ने चाय के साथ एक ट्रे लाए और जायन के सामने एक कप रखने के बाद सावधानीपूर्वक पीछे हट गई। जायन ने आराम से कप को हाथ में पकड़ा और एक घूंट लिया। चाय पहले कड़वी थी लेकिन जल्द ही उसके मुंह में एक अजीब सुगंध फैल गई। बुरा नहीं, ये वास्तव में दुर्लभ चाय है। जायन के होठों पर एक अजीब मुस्कान बनी और उसने एक शब्द प्रशंसा की। वरिष्ठ की खेती गहरी और अथाह है, लेकिन आपका चेहरा अपरिचित है। क्या वरिष्ठ डोंग्यू राज्य के खेतीकार नहीं हैं? गोल-मटोल बूढ़े आदमी ने कहा। नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछने के बाद तुरंत प्रस्थान कर दूंगा। मैं यहाँ रहकर चीजों को मुश्किल नहीं बनाऊंगा। जायन का अपना नाम बताने का कोई इरादा नहीं था। उसने बस गोल-मटोल बूढ़े आदमी की ओर देखा और एक रहस्यमय मुस्कान दी। घबराते हुए हुआंग युवानमिंग ने तुरंत बदले हुए भाव के साथ कहा, वरिष्ठ बहुत विचारवान हैं। हमें वरिष्ठ से मिलकर अत्यधिक भाग्य प्राप्त हुआ है। हम अनादर करके आपको भगाने की हिम्मत नहीं करेंगे। जायन ने हुआंग युवानमिंग की ओर देखा और हाथ हिलाया। ये ठीक है, मैं पहले ही जानता हूं कि तुम निम्न स्तर के खेतीकार मेरे प्रति कितना भय और उम्मीद रखते हैं। जब तक तुम मेरे सवालों का संतोषजनक जवाब देते हो, मुझे तुम्हें कुछ लाभ देने में कोई आपत्ति नहीं है। आखिरकार इसे हमारी मुलाकात का भाग्य माना जा सकता है। जब हुआंग युवानमिंग ने ये सुना तो वह खुशी से भर गया और भी गहरे आदर के स्वर में बोला, अगर वरिष्ठ के मन में कुछ भी हो तो कृपया पूछें। हालांकि हमारा कबीला बड़ा नहीं है, लेकिन हमें खबरें काफी जल्दी मिलती हैं। हमारे जवाब वरिष्ठ को संतुष्ट करेंगे। जायन मुस्कुराया। हालांकि उसे लगा कि वे झूठ नहीं बोलेंगे, भले ही वह कोई इनाम न दे, लेकिन अगर उसने दिए तो वे निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करेंगे। वे संभवतः अधिक सटीक विवरण देने की पहल करेंगे। जायन ने तीनों की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, चूंकि तुम चांद प्रांत के करीब हो, तुम्हें पिछली बार जब शैतानी घाटी खुली थी, उसमें प्रवेश करने वाले खेतीकारों के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ था? शैतानी घाटी? हाँ, हम इसके बारे में जानते हैं। जब हुआंग युवानमिंग ने जायन को सुना तो वह थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन फिर भी तुरंत जवाब दिया। फिर उसने उचित जानकारी को याद किया और रिपोर्ट किया, 20 साल से अधिक पहले खजाने की तलाश में बड़ी संख्या में खेतीकार शैतानी घाटी में प्रवेश कर गए थे। चूंकि घोस्ट स्पिरिट्स एक्ट को घाटी में प्रवेश करने का एक सुरक्षित तरीका मिला था, सैकड़ों कोर फॉर्मेशन खेतीकार और दर्जनों नेसेंट सोल खेतीकार प्राचीन खेतीकार खजानों की खोज में घाटी में गए थे। हालांकि शैतानी घाटी वास्तव में खतरनाक थी।
घाटी में प्रवेश करने वाले अधिकांश खेतीकार इसके बाहरी इलाकों में ही रहे और मौजूद प्रतिबंधों और आकाशीय विदारों के कारण मारे गए। इनमें से आधे से भी कम खेतीकार जीवित वापस आ सके, और इससे भी भयानक बात यह थी कि घोस्ट स्पिरिट्स एक्ट के दल ने पुरातन काल के 2 राक्षसों को मुक्त कर दिया था जो नेसेंट सोल को निगलने में सक्षम थे, जिसके परिणामस्वरूप घोस्ट स्पिरिट्स एक्ट के मास्टर की मृत्यु हो गई। ये दोनों राक्षस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। मौजूद लोगों के अनुसार घाटी की गहराइयों में प्रवेश करने वाले नेसेंट सोल खेतीकारों ने राक्षसों के खिलाफ एक विशाल युद्ध में एकजुट होकर लड़ाई की। यहाँ तक कि वरिष्ठ वेईवुया और मौलान दिव्य ऋषि मौलान डिवाइन सेज ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, वे केवल उनमें से एक को मारने में सक्षम रहे। दूसरा राक्षस फिर भी भागने में कामयाब रहा। युद्ध में कई खेतीकार मारे गए, जिनमें कई प्रसिद्ध वरिष्ठ भी शामिल थे। हालांकि शैतानी घाटी एक प्राचीन खेतीकार कब्रिस्तान के नाम के अनुरूप है। मैंने सुना है कि जो जीवित बाहर निकले, उन्होंने काफी शानदार खजाने के साथ बाहर निकला। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ऐसी दवा की गोलियां पाई जिसने उनके जीवन को बढ़ाया या उनकी बाधाओं को तोड़ा, जिससे उस समय खेती की दुनिया में बहुत उत्साह फैल गया। इसके बाद कई खेतीकार ईर्ष्या के कारण घोस्ट स्पिरिट्स एक्ट के परिवहन गठन का उपयोग करके शैतानी घाटी में प्रवेश करने लगे, भले ही आकाशीय विदार अब अस्थिर थे। इनमें से कोई भी खेतीकार अभी तक बाहर नहीं आया है, जिससे अन्य खेतीकार डर के मारे प्रयास करने से रहे। अब शैतानी घाटी एक बार फिर एक निषिद्ध क्षेत्र है जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। तुमने कहा कि एक राक्षस शैतानी घाटी से भाग गया था, उसका क्या हुआ? जायन का दिल भारी हो गया और उसका भाव उदास हो गया। मैं आपसे राक्षस के बारे में तब भी बताता अगर आपने नहीं पूछा होता। वह राक्षस स्वयं एक विपत्ति है जिसने स्वर्गीय दक्षिण की खेती की दुनिया को प्रभावित किया है। हुआंग युवानमिंग का भाव शोकपूर्ण हो गया। जायन ने त्वरा सिकोड़ा और चुप रहा, उसे जारी रखने का इंतजार किया। मूल रूप से जब राक्षस भागा तो कुछ वरिष्ठों ने कहा था कि राक्षस हमारे मानव क्षेत्र में ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता और कुछ समय बाद वह वापस वहीं चला जाएगा जहां से आया था। परिणामस्वरूप किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि राक्षस डर के बिना उच्च श्रेणी के खेतीकारों पर हमला करेगा और अपनी शक्ति बहाल करने के लिए उनकी नेसेंट सोल का सेवन करेगा। थोड़े से वर्षों में 7 नेसेंट सोल खेतीकार उसके शिकार बन गए और राक्षस अभी तक अपने क्षेत्र में वापस नहीं गया। तब खेतीकारों को पता चला कि राक्षस ने इस क्षेत्र में अपने ठहरने को लंबा करने के लिए किसी अज्ञात विधि का उपयोग किया था। जब ऐसा हुआ तो 3 महान स्वर्गीय दक्षिण खेतीकारों और विशेष रूप से चुने गए दर्जन भर मध्य नेसेंट सोल वरिष्ठों ने राक्षस का शिकार करने के लिए एक दल का आयोजन किया। हालांकि राक्षस बहुत चालाक था और उसने शिकारी दल का सामना सीधे नहीं किया, बल्कि उसने खेतीकारों को एक एक करके निशाना बनाया। राक्षस ने मौलान पर भी हमला किया, जिससे उन्हें शिकार में शामिल होने के लिए ऋषियों का एक दल भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब से राक्षस खेतीकारों और मौलान के संयुक्त शिकार से बचने में असमर्थ रहा। हालांकि इसने राक्षस को और भी अधिक उन्मादित कर दिया। इसने न केवल अंत में कई उच्च श्रेणी के खेतीकारों पर हमला किया, बल्कि कई निम्न श्रेणी के खेतीकारों के भी पीछे पड़ गया। अपने आखिरी महीने में इसने एक नरसंहार किया जिसमें दर्जन भर खेती कबीलों और कई छोटे संप्रदायों को नष्ट कर दिया क्योंकि वे इसका विरोध नहीं कर सके। लेकिन एक मरणासन राक्षसी संप्रदाय के एल्डर ने एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया जिससे शिकारी दल को राक्षस का पता लगाने और उसे फेंगडू राज्य में घेरने में मदद मिली। मैंने सुना है कि राक्षस की शक्ति पूरी तरह से बहाल हो गई थी और उसकी खेती लगभग देवत्व परिवर्तन डेटी ट्रांसफॉर्मेशन चरण तक पहुंच गई थी। 2 महान स्वर्गीय दक्षिण खेतीकारों और एक मौलान दिव्य ऋषि ने एक साथ राक्षस का सामना एक लड़ाई में किया जो पूरा दिन चली और सोलफॉल माउंटेन को एक समतल मैदान में बदल दिया। कोई अन्य खेतीकार इस लड़ाई में भाग लेने में सक्षम नहीं थे। ये कहते हुए हुआंग युवानमिंग रुका और वह आश्चर्य को नहीं छिपा सका। जायन ने ये सुनकर पूरी तरह से हिल गया। देर से नेसेंट सोल चरण के 3 खेतीकारों की संयुक्त शक्तियां भी एल्डर डेविल पर थोड़े समय में विजय प्राप्त करने में असमर्थ थीं। ऐसा लग रहा था कि एल्डर डेविल की बहाल शक्ति देवत्व परिवर्तन डेटी ट्रांसफॉर्मेशन चरण के खेतीकार के समान थी। क्या उस युद्ध में राक्षस मारा गया था? जायन ने शांत स्वर में पूछा। ये हमें स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि राक्षस ने अपने घेराव को तोड़ने के लिए कोई अकल्पनीय तकनीक का उपयोग किया, लेकिन चूंकि इस जूनियर के कबीले की शक्ति सीमित है, हम इस मामले का सच नहीं जान पाए। लेकिन चाहे जो भी हो, उस युद्ध के बाद से स्वर्गीय दक्षिण में राक्षस का कोई निशान नहीं मिला है। शायद वह शरीर और आत्मा दोनों में नष्ट हो गया हो। शरीर और आत्मा दोनों में नष्ट। जायन ने अपनी ठोड़ को सहलाया, लेकिन कुछ विचार के बाद उसे इस पर संदेह हुआ। अगर उन्होंने वास्तव में राक्षस को मार दिया था, तो ये महान खेतीकार निश्चित रूप से इसे छिपाने की कोशिश नहीं करते। सबसे अधिक संभावना ये थी कि कुछ अजीब हुआ और वे सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सूचना कितनी भी अजीब क्यों न हो, ये भी हो सकता है कि राक्षस युद्ध में भारी चोटों से ग्रस्त हो गया हो और भागने और ठीक होने के लिए मजबूर हो गया हो, या फिर वह पूरी तरह से स्वर्गीय दक्षिण से भाग गया हो।
कुछ विचार के बाद जायन को लगा कि यह संभव है। अभी के लिए, चूंकि वह इस मामले पर अभी कोई निर्णय नहीं ले सकता था, उसने इस विचार को अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया। साथ ही दाओ हुआंग, शैतानी घाटी के बाद से कुछ और हुआ है। कुछ सोचने के बाद हुआंग युवानमिंग ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में कुछ चीजें हुई हैं, और हालांकि उनकी तुलना शैतानी घाटी और मुक्त राक्षस के मामले से नहीं की जा सकती, वे सभी ध्यान देने योग्य हैं। राक्षस के गायब होने के तुरंत बाद एंडलेस सी में एक अजीब भंवर वर्लपूल प्रकट हुआ जो शी राज्य स्टेट ऑफ शी की सीमा से लगता है। इस भंवर ने बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ची छोड़ी और पास के पानी को शुद्ध करना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त भंवर के चारों ओर 7 छोटे द्वीप उभरे हैं। इनमें से प्रत्येक द्वीप एक दुर्लभ शीर्ष ग्रेड आत्माशिरा स्पिरिट वेन होने के कारण आश्चर्यजनक आध्यात्मिक क्यू का उत्सर्जन करता है। 3 महान स्वर्गीय दक्षिण खेतीकारों ने द्वीप के स्वामित्व पर एक बैठक भी आयोजित की जिसमें कई संप्रदाय शामिल थे। अंततः छोटे द्वीपों को 7 बड़े संप्रदायों के बीच बांट दिया गया। ये बताया गया कि भंवर अत्यंत गहरा है। कई खेतीकारों ने इसकी जांच करने की सोची, लेकिन उन्होंने पाया कि भंवर का दबाव बहुत मजबूत था। मैंने सुना है कि 3 महान स्वर्गीय दक्षिण खेतीकारों में से एक मास्टर सिनरीच ने भी इसकी जांच करने का प्रयास किया, लेकिन 10 किलोमीटर गहरे तक डूबने के बाद वह दबाव को और सहन नहीं कर पाया और उसे वापस लौटना पड़ा। एक महान भंवर, ऐसा कुछ प्रकट हुआ। जायन ने आश्चर्य प्रकट किया और आश्चर्य के साथ बोला, ये जूनियर कैसे आपको धोखा देने की हिम्मत कर सकता है? इसकी खबर कई साल पहले फैल गई थी। अगर वरिष्ठ किसी और से पूछेंगे तो मुझे यकीन है कि वे इसे सच पाएंगे। हुआंग युवानमिंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जायन ने सिर हिलाया और महसूस किया कि यह मामला काफी दिलचस्प था। फिर उसने उनसे अन्य मामलों के बारे में पूछा, विशेष रूप से मौलान जनजातियों मौलोन ट्राइब्स और राइटियस और डेविलिश दाओ राइटियस एंड डेविलिश दाओस की गतिविधियों के बारे में। हुआंग युवानमिंग ने अपनी पूरी कोशिश के साथ जवाब दिया और अन्य 2 बूढ़े आदमियों ने कभी कभी अतिरिक्त विवरण देकर उनकी बात काटी। जल्द ही जायन ने पिछले वर्षों में घटित होने वाली घटनाओं को सुना और उसे राहत महसूस हुई। भंवर और एल्डर डेविल के अलावा अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं आत्मा दवाइयों और खजानों के प्रकट होना या खेती संप्रदायों के खिलाफ युद्ध थे। इस खबर का जायन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी उसने तीनों की बातें सुनी। जहां तक ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट से संबंधित किसी भी बात का सवाल था, जायन ने पूछने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार ये स्थान शी राज्य से बहुत दूर था। इस छोटे कबीले को इसके बारे में बहुत विशिष्ट विवरण नहीं पता होगा। अगर वह जानना चाहता था कि ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के साथ वास्तव में क्या हो रहा है, तो उसे किसी बाजार शहर में जाना होगा या स्वयं शी राज्य लौटना होगा। जायन 3 बूढ़े आदमियों की रिपोर्ट से संतुष्ट था और उसने अपनी आस्तीन को अपने सामने की मेज पर घुमाया, नीली रोशनी की एक चमक में चमकती हुई सुनहरे छोटे भालों की एक जोड़ी प्रकट करते हुए। मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद। मेरे पास कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं है, लेकिन मैं आप तीनों को ये ब्रोकन गोल्ड स्पीयर्स दे रहा हूँ। आपके उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये उच्च ग्रेड जादुई औजार हाई ग्रेड मैजिक टूल्स हैं। हुआंग युवानमिंग ने एक क्षण के लिए सुनहरे भालों की जांच की और फिर खुशी के साथ जल्दी से जायन को प्रणाम किया। उनकी शक्ति के साथ ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई उच्च ग्रेड जादुई औजार नहीं थे, लेकिन चूंकि उनके पास केवल कुछ ही थे, वे उनमें से प्रत्येक को बहुत महत्व देते थे। स्वाभाविक रूप से केवल जायन के सवालों के जवाब देकर इतनी मूल्यवान चीज हासिल करने पर वे काफी खुश थे। हालांकि ये ब्रोकन गोल्ड स्पीयर्स केवल उच्च ग्रेड जादुई औजार हैं, लेकिन अगर इनका उपयोग संयुक्त रूप से किया जाए तो ये शीर्ष ग्रेड जादुई औजारों के बराबर हो सकते हैं। मैंने इन्हें अतीत में इसलिए प्राप्त किया था क्योंकि मुझे ये दिलचस्प लगी और तब से ये मेरे पास ही रहीं। अब मैं इन्हें आपको सौंप रहा हूँ। इन्हें कम मत समझो। हे, चूंकि मैंने आपको आपका इनाम दे दिया है, मैं प्रस्थान कर रहा हूँ। शायद भाग्य चाहे तो ये हान नामक व्यक्ति भविष्य में आपसे फिर मिले। जायन का शरीर फिर रोशनी के साथ चमका और वह नीली लकीर बनाते हुए हॉल से बाहर उड़ गया। आकाश को पार करने वाली रोशनी की चमक में वह दृष्टि से गायब हो गया। 3 बूढ़े आदमी स्तब्ध रह गए। जायन के इतनी जल्दी बिना औपचारिकता के चले जाने की उम्मीद नहीं करते हुए उन्होंने अपने आभार के शब्द निगल लिए और मेज पर रखे सुनहरे भालों की ओर देखा। उन्होंने इतनी आसानी से हमें उच्च ग्रेड जादुई औजारों की एक जोड़ी देकर कितने उदारता दिखाए। गोल-मटोल बूढ़े आदमी ने सुनहरे भालों को देखते हुए कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन उन्हें देख रहा है। उच्च ग्रेड जादुई औजार हमारे लिए बहुत मूल्यवान हो सकते हैं, लेकिन उस वरिष्ठ के लिए वे ज्यादा मायने नहीं रखते। कम बोलने वाले सफेद वस्त्र धारण किए बूढ़े आदमी ने एक अजीब भाव पहनते हुए कहा, भाई वांग, आपका क्या मतलब है? क्या आप उस वरिष्ठ को पहचानते हैं? हुआंग युवानमिंग का दिल बैठ गया। गोल-मटोल बूढ़े आदमी ने भी झटके के साथ सफेद वस्त्र धारण किए बूढ़े आदमी की ओर देखा। भाइयों, तुम दोनों बुद्धिमान हो लेकिन अब धुंधले हो गए हो।
उन्होंने शैतानी घाटी और राक्षस के बारे में करीब से पूछताछ की और इतनी कम उम्र में उच्च खेती रखते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना नामहान बताया। क्या तुम्हें एहसास नहीं कि वे कौन हैं? भूल नहीं कि जब शैतानी घाटी में 2 राक्षस प्रकट हुए थे तो लड़ाई में एक विशेष रूप से प्रसिद्ध खेतीकार गायब हो गया था। सफेद वस्त्र धारण किए बूढ़े आदमी ने एक कड़वा मुस्कान बनाते हुए कहा। क्या आप कहना चाहते हैं कि वह व्यक्ति वरिष्ठ हान था? हुआंग युवानमिंग एक चेतावनी भरे भाव के साथ चिल्लाया। गोल मटोल बूढ़े आदमी भी झटके में लग गया। सफेद वस्त्र धारण किए बूढ़े आदमी ने जारी रखा, भाइयों को अब पता चल गया होगा कि मेरा क्या मतलब था। ये वरिष्ठ 3 महान स्वर्गीय दक्षिण खेतीकारों के बराबर का अस्तित्व है। उनका उदार होना स्वाभाविक है। एक क्षण की चुप्पी के बाद हुआंग युवानमिंग ने एक आह भरी और कहा, भाई वांग के शब्द उचित हैं। हालांकि चाहे वे वास्तव में वरिष्ठ हान हैं या नहीं, इससे हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही हम उनसे जुड़ना चाहें, हमारे स्तर के खेतीकार उनकी रुचि नहीं जगा सकते। ये पहले से ही एक सुखद आश्चर्य है कि उन्होंने हमें 2 उच्च ग्रेड जादुई औजार दिए। शायद वह आत्मा स्रोत को नुकसान पहुंचाने की भरपाई कर रहे थे। आइए पहले इन भालों का क्या करें, इस पर बात करते हैं। हालांकि यह एक दुर्लभ अवसर था, जायन के स्तर का अस्तित्व उन पर शायद ही कोई ध्यान देगा, इसलिए इस मामले पर कोई अफसोस महसूस करने का कोई मतलब नहीं था। जब दोनों बूढ़े आदमियों ने हुआंग युवानमिंग को सुना तो उन्होंने जायन की पहचान के बारे में आगे चर्चा को स्थगित कर दिया और सुनहरे भालों की ओर देखा। भाले काफी मूल्यवान थे और उनके सामने ही थे। फिर तीनों ने उनके साथ क्या किया जाए, इस पर चर्चा शुरू कर दी। जैसे ही 3 कबीले के एल्डर्स ने अपनी चर्चा शुरू की, जायन 50 किलोमीटर से अधिक दूर था। उसने मुश्किल से आकाशीय विदार से बाहर निकलने में कामयाबी हासिल की थी, और यह काफी भाग्यशाली था कि वह डोंग्यू राज्य के भीतर प्रकट हुआ, क्योंकि आकाशीय विदार अस्थिर होते हैं और लगातार भटकते रहते हैं। अगर वह अनगिनत लीग दूर किसी क्षेत्र में पहुंच गया होता तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। मोनाक सोल डाइवर्जेंस जायन के मन से बोला, युवक, अब तुम कहाँ जाओगे? क्या तुम ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट लौटोगे? मुझे अभी भी उन कठपुतली सामग्रियों की कमी है जिनकी मुझे आवश्यकता थी। मुझे उन्हें इकट्ठा करना होगा। जायन ने त्वरा सिकोड़ा और बेबस होकर कहा, मुझे पहले से पता है, लेकिन आप जो सामग्री चाहते हैं वे सभी इस दुनिया में शायद ही कभी देखी गई हैं। मुझे संदेह है कि वे सभी स्वर्गीय दक्षिण में मौजूद हैं, और भले ही हों, उन्हें इकट्ठा करने में निश्चित रूप से काफी लंबा समय लगेगा। मोनाक सोल डाइवर्जेंस ने सिनकनी भरी और चिढ़कर कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं एक और 80 साल प्रतीक्षा कर सकता हूँ? अगर तुम उन्हें स्वर्गीय दक्षिण में नहीं ढूंढ पाते तो जिन साम्राज्य, जिन एम्पायर का दौरा करो। वहां तुम कोई भी दुर्लभ सामग्री पा सकते हो, बस तुम्हारे पास पर्याप्त आत्मा पत्थर, स्पिरिट स्टोन्स होने चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि अगर मैं अपनी महान कठपुतली को शोधित नहीं कर सका तो मैं शोधन प्रक्रिया को नष्ट करना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि इसे तुम्हें सौंप दूं। निश्चिंत रहें, जायन ने एक आह भरी और उदास स्वर में कहा, मैं भले ही चाहूं या न चाहूं, जिन साम्राज्य की यात्रा करना चाहता था। क्या आपने नहीं कहा था कि मेरे शरीर पर दुष्ट क्यूब बेलफुल ची की मात्रा बहुत अधिक है? कि अगर मैंने ब्लड डेविल स्वॉर्ड का 2 या 3 बार और उपयोग किया तो मेरा शरीर धीरे धीरे क्षय हो जाएगा। इसे भी न भूलें कि मैं मध्य नेसेंट सोल चरण के बाद भी कोई प्रगति नहीं कर पाऊंगा। ये ठीक है अगर तुम जानते हो। मोनाक सोल डाइवर्जेंस अचानक खुश स्वर में बोला, शुरू में मुझे यह अजीब लगा कि तुम्हारे शरीर पर इतनी कम उम्र में इतनी अधिक दुष्ट क्यों कैसे थी। मैं दुनिया में अपने समय के दौरान एक कठोर चरित्र था, लेकिन मेरे पास भी तुम्हारी दुष्ट क्यू का 10वां हिस्सा भी नहीं था। छी छी, वाकई कितना अजीब है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम अपनी खेती कला को बदल लो ताकि तुम अपनी खेती को आगे बढ़ाने के लिए दुष्ट क्यू का उपयोग कर सको? बेशक, इससे तुम देवत्व परिवर्तन चरण तक पहुंचने पर स्पिरिट रियल्म के बजाय एल्डर डेविल रियल्म में चले जाओगे। मैं उस एल्डर डेविल के समान एक राक्षस बनने के बिंदु तक खेती करने में कोई रुचि नहीं रखता। जायन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद मोनाक सोल डाइवर्जेंस ने एक अजीब स्वर में कहा, युवक जायन, क्या आप वास्तव में यह मानते हैं कि सभी एल्डर डेविल्स एक विकट रूप लेते हैं? वरिष्ठ का क्या मतलब है? क्या होगा अगर मैं एक एल्डर डेविल में बदलने के बाद मैं उस पारलौकिक रूप को नहीं लूंगा? क्या मैं एक मानव छवि बनाए रख पाऊंगा? आपको एक गलत धारणा मिली है। मेरे द्वारा पढ़े गए रिकॉर्ड के अनुसार राक्षस खेतीकार जो डेविल क्षेत्र डेविल रेल्म में आरोहित होते हैं वे एल्डर डेविल्स की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे अपना मानव रूप बनाए रखते हैं। बेशक, यह एक अलग बात है अगर आप अपने शरीर को बदलने के लिए राक्षसी तकनीक का उपयोग करते हैं। प्राचीन खेतीकारों और एल्डर डेविल्स के बीच युद्ध के अंत में खेतीकारों का एक छोटा हिस्सा उच्च श्रेणी के एल्डर डेविल्स द्वारा प्रलोभित किया गया था और पूरी तरह से राक्षसी क्यू के साथ विलीन हो गया था। इन खेतीकारों के एल्डर डेविल्स की कतारों में शामिल होने के साथ अंतिम लड़ाई और भी भयंकर हो गई। ऐसा कहा जाता था कि जो मनुष्य राक्षसीकृत डेविलफाइड हो गए थे उन्होंने अपने बाहरी स्वरूप और बुद्धि को रोक लिया, लेकिन चूंकि उन्होंने खुद को उन उच्च श्रेणी के एल्डर डेविल्स के अधीन कर लिया था,
यह अज्ञात है कि इसके पीछे कुछ और था या नहीं। इससे एक किंवदंती शुरू हुई कि जो मनुष्य एल्डर डेविल तकनीकों की खेती अपने चरम पर करते हैं, वे एल्डर डेविल क्षेत्र में आरोहित हो जाएंगे। एल्डर डेविल्स के दो प्रकार हैं जो काल्पनिक और विचित्र आकृतियां ले सकते हैं। एक प्रकार उन चरम अस्तित्वों का है जो एल्डर डेविल क्षेत्र से उत्पन्न हुए थे और जिन्हें दिव्य पूर्वज, डिवाइन एंसेस्टर्स के नाम से जाना जाता है। ये राक्षस संख्या में विरले हैं और उनमें से प्रत्येक भय से परे हैं। कुछ खेतीकार भी हैं जो कुछ एल्डर डेविल कलाओं का अभ्यास करते हैं और बार बार इन दिव्य पूर्वजों के नामों का उच्चारण करते हैं ताकि वे खेती के लिए उनकी राक्षसी क्यू को ग्रहण कर सकें। दूसरा प्रकार हमारे नश्वर क्षेत्र के राक्षस कबीलों डेमन क्लैंस का है जिन्होंने राक्षसी कलाओं की खेती की और एल्डर डेविल क्षेत्र में आरोहित हुए। राक्षस जानवर डेमन बीस्ट्स मूल रूप से मनुष्य नहीं थे, इसलिए उनके एल्डर डेविल रूप भयंकर और बदसूरत होते हैं। ये सुनकर जायन ने कहा, राक्षस कबीले, ये कैसे संभव है, कैसे कर सकते हैं? मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने उसे आलस्य से बीच में ही काट दिया। एल्डर डेविल कलाओं की खेती कैसे कर सकते हैं, है ना? मुझसे इसके बारे में मत पूछो, मुझे खुद नहीं पता। ये केवल कुछ था जिसे रिकॉर्ड ने हल्के से छुआ था, लेकिन हालांकि विवरण मुझे ज्ञात नहीं है। ऐसा लगता है कि प्राचीन राक्षसों ने किसी बिंदु पर एल्डर डेविल से संपर्क किया था, जाहिरा तौर पर मनुष्यों की तुलना में काफी पहले। हालांकि मैं कुछ उच्च श्रेणी के राक्षस कबीले के सदस्यों से मिला हूं और उन्होंने वास्तव में कोई राक्षस कलाओं की खेती नहीं की थी, नहीं उनके शरीरों से कोई राक्षसी क्यू उत्सर्जित हुई थी। शायद आप जिन साम्राज्य, जिन एम्पायर में जवाब पा सकते हैं। अगर किसी भी स्थान पर प्राचीन खेतीकार रिकॉर्ड होना चाहिए तो वह वहीं होगा। जायन का भाव बदल गया और उसने सेक्रेड प्रोवेनेंस प्लेट को निकालने की सोची, जो राक्षस कबीलों का एक विरासत खजाना था। इसमें 3 सिर, 6 भुजाओं वाली खेती कला का वर्णन था और यह एल्डर डेविल के 2 सिर वाले 4 भुजाओं वाले स्वरूप से आश्चर्यजनक रूप से मिलता जुलता था। क्या उनका कोई अज्ञात संबंध है? कुछ चुप्पी के बाद जायन हंसने से बच नहीं पाया। भले ही राक्षस कबीलों और एल्डर डेविल्स का कोई छिपा हुआ संबंध या रहस्य था, उसके पास इसे खोजने में समय बर्बाद करने का समय नहीं था। इन मामलों को रुचि रखने वालों के लिए छोड़ देना सबसे अच्छा था। जहां तक सेक्रेड प्रोवेनेंस प्लेट का सवाल था, ये पहले ही बर्बाद हो चुका था, और भले ही यह सही था, उसका राक्षस कलाओं की खेती करने का कोई काम नहीं था। आखिरकार वह नहीं जानता था कि उसे अपनी अश्वनी एसेंस स्वॉर्ड आर्ट्स, अजूर एसेंस स्वॉर्ड आर्ट्स को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इसके अलावा चूंकि इन तकनीकों का एल्डर डेविल्स और राक्षस कबीलों दोनों से कुछ लेना देना था, यह एक मनुष्य के लिए खेती करने के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त था। जायन ने सिर हिलाया और मामले को अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया, वापस चल रही बातचीत पर ध्यान केंद्रित किया। उसने फिर सीधे सीधे कहा, आपके महान कठपुतली के मामले के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे मैं जिन साम्राज्य जाता हूं या नहीं, मैं आपको सामग्री एकत्र करने में सहायता करूंगा। हालांकि आपने उल्लेख किया था कि 7 फ्लेम फैन का शोधन प्रक्रिया लगभग 2 साल पहले पूरा होने वाला था। अब तक ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा। अगर ऐसा है तो आप इसे अभी मुझे दे सकते हैं। मेरी उड़ने वाली तलवारों में से 2 गायब हैं और मैं तलवार गठन बिछाने में असमर्थ हूं। मुझे एक शक्तिशाली खजाने की तत्काल आवश्यकता है। जेब आयाम के अंदर बिताए गए वर्षों में जायन और मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से समझ लिया था। उनका रिश्ता गहरा और मित्रवत हो गया था, जिसे आधा दोस्त और आधा गुरु शिष्य माना जा सकता था। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने भी खुलकर जवाब दिया, मैंने 7 फ्लेम फैन के लिए विलुप्त सामग्रियों को आपके लिए प्रतिस्थापित कर दिया है, लेकिन मैं ये दावा करने की हिम्मत नहीं करता कि सफल शोधन की संभावना अधिक है। और इस शोधन विधि के साथ पंखे का नाम ट्रिफ्लेम फैन अधिक उपयुक्त होगा। इसे मूल रूप से शोधन के लिए 81 अग्नि गुण वाली आत्मा सामग्री की आवश्यकता थी और अब मैंने इसे 31 में बदल दिया है। बेशक इसकी शक्ति भी आधी से अधिक कम हो जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी शक्ति कम हो गई। अगर दिव्य आत्मा खजाने डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर्स किंवदंती के अनुसार भयंकर हैं, तो ट्राइफ्लेम फैन कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे साधारण खेतीकार रोक न सकें। बहुत अच्छा, मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने उदासीनता से कहा, एक सही नजर डालिए, मैंने शोधन विधि को इस जेड स्लिप के अंदर रख दिया है। हालांकि अभी भी ऐसी कई सामग्रियां हैं जो ढूंढना मुश्किल है। मेरे अनुमान के अनुसार पंखे को शोधित करने में आपको काफी खर्च होगा। इसके बाद जायन की पीठ पर बांस की ट्यूब खुला और एक सफेद जेड स्लिप बाहर निकली। जायन ने इसे पकड़ा और धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को इसमें डुबो दिया। इसकी सामग्री के सामान्य विवरण के माध्यम से पढ़ने के बाद उसने अनजाने में त्वरा से कुड़ी। फिर मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने आलस्य से कहा, अन्य सामग्रियों में केवल थोड़ा समय लगेगा और आप दूसरों में से कुछ को शोधित कर सकते हैं, लेकिन होराइजन यांगबर्ड का पंख और स्कारलेट फ्लेम फ्लड ड्रैगन के स्केल्स लगभग असंभव होंगे। कम से कम मैंने किसी भी आसानी से मिलने वाली सामग्री के बारे में नहीं सुना है जो उन्हें बदल सके।
ये विशेष सामग्रियां स्वर्गीय दक्षिण में खोजना असंभव होना चाहिए। जब मैं अतीत में जिन साम्राज्य गया था तो मैंने यांग समिट पैलेस की एक युवा महिला को होराइजन यांग बर्ड पालते हुए देखा था। लेकिन अब इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भले ही पक्षी अब मौजूद न हो, कुछ सामग्रियां पीछे रह गई होंगी। आपको उन्हें ढूंढना चाहिए। जहां तक स्कारलेट फ्लेम फ्लड ड्रैगन का सवाल है, वह अवसर पर निर्भर करेगा। हालांकि अगर आप जिन साम्राज्य भी जाते हैं तो आप इसे आसानी से हल करने में सक्षम होंगे। जायन ने सिनकनी भरी और असहाय होकर कहा, आप अभी भी चाहते हैं कि मैं ग्रेट जिन की यात्रा करूं? हे, मैं चाहता हूं कि आप अपने अपने लाभ के लिए जिन साम्राज्य जाएं। एक बार जब आप यात्रा करेंगे तो आप जान जाएंगे कि यह खेतीकारों की पवित्र भूमि के रूप में क्यों जाना जाता है। ग्रेट जिन साम्राज्य को सभी खेती के हृदय के रूप में जाना जाता है। अपना मन बनाते हुए जायन ने कहा, तो ठीक है, लेकिन डोंग्यू राज्य स्टेट ऑफ डोंग्यू छोड़ने से पहले मुझे कुछ करना है। मुझे शैतानी घाटी डेविल फॉल वैली के बाहरी इलाकों पर एक नज़र डालनी होगी। आप शैतानी घाटी में क्या करने की योजना बना रहे हैं? मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने अलार्म के स्वर में कहा, चिंता न करें, मैं प्रवेश करने की योजना नहीं बना रहा हूं। क्या आपको सॉवरेन डेविल कॉर्प्स याद है? आकाशीय विदार में प्रवेश करने से पहले मैंने उस पर एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया था। बेशक, मुझे देखना होगा कि क्या वह अभी भी शैतानी घाटी में मौजूद है और देखना होगा कि क्या मैं उसे बुला सकता हूं। जायन ने बोलना बंद कर दिया और अचानक अपनी गति बढ़ा दी, एक नीली लकीर बनाते हुए आकाश को चीरते हुए। जब वह चांग प्रांत चैंग प्रोविंस में प्रवेश किया तो जायन तुरंत माइरियड चेन पहाड़ों मिरियड चेन माउंटेन्स की ओर बढ़ा और शैतानी घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। वहां 2 पूरे दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद वह घाटी में सॉवरेन डेविल कॉर्प्स का स्थान निर्धारित करने में सक्षम हो गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह कहीं फंसा हुआ था। जायन ने चाहे जो भी जादुई मुद्रा डाली, वह उसे घाटी के बाहर नहीं ला सका। जायन ने लंबे समय तक हिचकिचाया और केवल उदासी से प्रस्थान करना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि उसे अपने शव कठपुतले को बचाने के लिए शैतानी घाटी के फिर से खुलने का इंतजार करना होगा, यह मानते हुए कि यह वर्षों तक जीवित रहे। 2 महीने बाद जायन ड्रीम क्लाउड पहाड़ों ड्रीम क्लाउड माउंटेन्स के आसपास फिर से प्रकट हुआ। जब वह इसके करीब पहुंचा तो उसका सामना ड्रिफ्टिंग क्लाउड शिष्यों की एक गश्ती दल से हुआ। वे जायन के प्रकट होने पर उत्साह से भर गए और उन्होंने उनका स्वागत किया, इससे पहले कि 2 संप्रदाय एल्डर्स को संदेश भेजा। जल्द ही ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के सभी शिष्य सामने आए और उन्होंने जायन का संप्रदाय के एक प्रतिष्ठित महान एल्डर के रूप में स्वागत किया। इस प्रतिष्ठित स्वागत के अग्रणी लू लुओ और सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग थे। दोनों जायन को देखकर खुशी से भर गए। उन्होंने कुछ नहीं बोला और जल्दी से जायन का संप्रदाय में स्वागत किया, इससे पहले कि अन्य शिष्यों को विदा कर दिया। तीनों ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के मुख्य हॉल में गए और बैठ गए। सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग ने फिर उत्साह से कहा, जूनियर मार्शल ब्रदर जायन, मुझे पता था कि आपकी क्षमताओं के साथ आपके साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन चूंकि आप बच गए तो आप पहले संप्रदाय में वापस क्यों नहीं आए? आपने हमें काफी चिंता में डाल दिया था। लू मुस्कुराया और वास्तविक खुशी के साथ बोला, यही बात है। अगर जूनियर मार्शल ब्रदर जायन पहले लौट आते तो वे हमें बहुत सारी चिंता से बचा सकते थे। सीनियर मार्शल ब्रदर्स गलत हैं। मैं एक जेब आयाम में फंस गया था और हाल ही में ही भाग पाया। मैं जितनी जल्दी हो सका वापस आ गया। जायन ने होंठ बांधे और एक असहाय भाव प्रकट किया। कोई बात नहीं, ये काफी है कि जूनियर मार्शल ब्रदर जायन जीवित वापस आए। अब जब मैं सोचता हूं तो मैंने कभी आपको मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद नहीं दिया। अगर जूनियर मार्शल ब्रदर जायन नहीं होते तो मैं निश्चित रूप से मर जाता। सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और उन्होंने जायन को गहरी प्रणाम की। ये कुछ भी नहीं था, जायन मुस्कुराया और ईमानदारी से कहा, जब से मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट में प्रवेश किया, सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। जब मैंने देखा कि आप खतरे में हैं तो मैं आपको कैसे नहीं बचाता। इतनी छोटी सी बात जीवन बचाने की दया की तुलना में कैसे हो सकती है? हाँ, मुझे यकीन है कि जूनियर मार्शल ब्रदर जायन अभी भी बहन नानगोंग सिस्टर नंगोंग के बारे में चिंतित होंगे। कृपया निश्चिंत रहें, वे अभी भी बर्फ के अंदर सुरक्षित और स्वस्थ हैं। जब जायन ने ये सुना तो वह गहरी राहत की सांस ले। उसी क्षण लू लुओ ने जायन को एक क्षण के लिए जांचा और अविश्वास का भाव पहना। जूनियर मार्शल ब्रदर जायन, आप मध्य नेसेंट सोल चरण में प्रवेश कर गए हैं। ये कब हुआ? ये वास्तव में अविश्वसनीय है। क्या आपको शैतानी घाटी के अंदर कोई भाग्यशाली मुठभेड़ हुई थी? जब सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग ने लू लुओ की बात सुनी तो वह स्तब्ध रह गया। उसने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से जायन की आंतरिक क्यू की जांच की और देखा कि जायन वास्तव में मध्य नेसेंट सोल चरण में प्रवेश कर चुका था, जिससे वह बहुत झकझोर गया। मुझे पता था कि आपकी तीक्ष्ण बुद्धि के साथ आप इसे जल्दी पहचान लेंगे।
मुझे वास्तव में शैतानी घाटी के अंदर एक भाग्यशाली मुठभेड़ हुई थी और मैंने अगले चरण में प्रवेश करने के लिए कठोर खेती की। परिणामस्वरूप मैं इतने कम समय में मध्य नेसेंट सोल चरण में प्रवेश करने में सक्षम हो गया, जो कि मेरी भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अगर मुझे पता नहीं होता कि आप दोनों वोने की रक्षा कर रहे हैं, तो मैं चिंता के साथ अपने कई वर्षों तक जेबायाम में फंसा रहता, जिससे मैं पूरे मन से खेती नहीं कर पाता। मेरी प्रगति बहुत हद तक आप दोनों के भी शुक्रिया है। जायन ने फिर दोनों को प्रणाम किया और अपना आभार व्यक्त किया। जूनियर मार्शल ब्रदर क्या कह रहे हैं? चूंकि मैं बहन नानगोन का भाई हूं, ये लाजमी है कि मैं उसकी देखभाल करूं, और इसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। शर्मनाक है कि वह अभी भी बर्फ में फंसी हुई है। जूनियर मार्शल ब्रदर जायन ने 300 वर्ष से भी कम खेती में मध्य नेसेंट सोल चरण प्राप्त कर लिया। ऐसी घोषणा पूरे स्वर्गीय दक्षिण को हिला देगी। देर से नेसेंट सोल चरण को छोड़ दीजिए। यह अत्यधिक संभव है कि जूनियर मार्शल ब्रदर देवत्व परिवर्तन डेटी ट्रांसफॉर्मेशन चरण तक पहुंच सकते हैं। लुओ के शब्द प्रशंसा से भरे हुए थे। इतिहास में केवल कुछ ही पात्र थे जो जायन की समान गति से आगे बढ़े थे। इस स्तर की गति का खेती की अभियोग्यता से कोई लेना देना नहीं था और संभवतः ये भाग्य और नियति से आई थी। बेशक, जायन ने बस कुछ विनम्र शब्दों के साथ जवाब दिया, इससे पहले कि विषय बदलकर पूछा कि शैतानी घाटी में उसके गायब होने के बाद क्या हुआ था। किसी गवाह से सीधे प्राप्त जानकारी अफवाहों से सुनी गई किसी भी चीज से कहीं बेहतर थी। बूढ़े आदमी ने जायन को सुनकर कड़वा मुस्कान दी। जायन के आकाशीय विदार में निगले जाने के बाद दूसरा एल्डर डेविल क्रोध में आ गया। ठीक जैसे सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग ने सोचा कि उसकी जान चली गई है, अन्य खेतीकार वहां पहुंच गए। हालांकि नए आए खेतीकारों ने वेईवुया के साथ हाथ मिलाया, वे अभी भी 2 सिर वाले 4 भुजाओं वाले एल्डर डेविल से निपटने में असमर्थ थे। लेकिन जैसे ही ये खेतीकार संकट में पड़ने वाले थे, मौलोन अंततः आ गए। दोनों पक्षों के हाथ मिलाने के साथ उन्होंने राक्षस को फंसा लिया। उसके बाद की लड़ाई में स्पेल वॉरियर लर्ट ने मौलान पवित्र पक्षी मौलोन सेक्रेट बर्ड को बुलाया और वे राक्षस को भयानक चोट पहुंचाने में सक्षम हुए। मौलान दिव्य ऋषि जोंग मौलोन डिवाइन सेज जोंग राक्षस का एक सिर काटने में कामयाब रहे, लेकिन अंत में एल्डर डेविल भागने में कामयाब हो गया। हालांकि लड़ाई में कई नेसेंट सोल खेतीकार मारे गए। काव्या नयन नानगोंग वान की सीनियर मार्शल सिस्टर विशेष रूप से एल्डर डेविल के अंतिम संघर्ष में गई। उसने उसके शरीर और नेसेंट सोल दोनों को काली राक्षसी लॉ की एक गेंद से राख में बदल दिया। जहां तक एंसेस्टर लिंगहू का सवाल था, उसका हाल कुछ बेहतर था। हालांकि उसका शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उसकी नेसेंट सोल जीवित रही। लेकिन कोई भी उतना दुर्भाग्यशाली नहीं था जितना भूतात्मा संप्रदाय के एल्डर जोंग का, जिसकी नेसेंट सोल को एल्डर डेविल द्वारा पकड़कर निगल लिया गया। परिणामस्वरूप कुछ कोर फॉर्मेशन खेतीकारों को छोड़कर घाटी में प्रवेश करने वाले सभी भूतात्मा संप्रदाय के खेतीकार मारे गए, जिससे सबको झटका लगा। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वह ज्यादातर वही था जो हुआंग युवानमिंग हुवांग यनमिंग ने बताया था। प्राचीन रिकॉर्ड के अनुसार राक्षस लंबे समय तक नश्वर क्षेत्र में नहीं रह सकते थे और किसी ने भी उसका पीछा करने का जोखिम नहीं उठाया। लेकिन सभी की उम्मीदों के विपरीत राक्षस किसी अज्ञात विधि से इस दुनिया में बना रहा और स्वर्गीय दक्षिण में हत्या का दौर शुरू कर दिया, खेतीकारों को मारकर और उनकी नेसेंट सोल को निगल जाता। गुस्से और क्रोध के साथ एक शिकार दल हंटिंग पार्टी बनाया गया। जब जायन ने ये सुना तो उसने त्वरा सिकुड़ी और कहा, मैंने शिकार दल की राक्षस के साथ लड़ाई के बारे में कुछ अफवाहें सुनी हैं, लेकिन क्या ये सच है कि 2 महान खेतीकार और मौलान दिव्य ऋषि राक्षस को मारने में असमर्थ रहे? आपकी पहचान को देखते हुए आपको इस मामले का सच पता होना चाहिए। ऐसा कहते हुए जायन का भाव गंभीर हो गया। हमने राक्षस के खिलाफ अभियान में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन गठबंधन द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार एल्डर डेविल को जीवन घातक चोटें आईं, लेकिन फिर भी वह किसी अजीब गुप्त तकनीक के माध्यम से भागने में कामयाब रहा। मास्टर सनरीच और अन्य लोगों ने राक्षस को खत्म करने के लिए पीछा करने की कोशिश की, लेकिन मौलान मैदानों मौलोन प्लेन्स की सीमा पर उन्होंने सोरिंग ट्राइब्स को उकसाने के डर से मामला छोड़ दिया। हालांकि कई साल बीत गए और राक्षस को स्वर्गीय दक्षिण में नहीं देखा गया, और मौलान मैदानों की शांति को देखते हुए अगर राक्षस अपने घावों से नहीं मरा तो वह मौलान मैदानों से होकर ग्रेट जिन में चला गया होगा। ग्रेट जिन साम्राज्य। जायन आश्चर्य नहीं छिपा पाया। सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग और लुओ ने जायन के शब्दों में आश्चर्य देखा, लेकिन उन्होंने समझदारी से विषय को वहीं छोड़ दिया। आखिरकार जायन की वर्तमान क्षमताएं और खेती दोनों से कहीं आगे थी, इसलिए वे उसके प्रति थोड़ा आदर महसूस किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने थोड़ी और बातचीत की और अंततः जायन ने उल्लेख किया कि उसने शैतानी घाटी में काव्या नयन नानगोंग वान के लिए इलाज पाया है और वह उसके अभिशाप को दूर करने का प्रयास करना चाहता है। दोनों ने ये सुनकर खुशी का भाव प्रकट किया। अगर काव्या नयन ठीक हो गई तो उनके ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेट की शक्ति फिर से बढ़ जाएगी। उन्होंने जल्दी से अपनी बातचीत समाप्त की और व्यक्तिगत रूप से जायन को प्रतिबंधित क्षेत्र तक ले गए।
सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग और लू लुओ प्रतिबंधित क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर खड़े रहे और व्यक्तिगत रूप से पहरा दिया, जिससे जायन सोल सील अभिशाप सोल सील कर्स को दूर करने में ध्यान लगा सके। उसने आभार का एक शब्द जल्दी से उच्चारण किया और फिर पत्थर के फाटक की ओर बढ़ गया। जायन ने फाटक की ओर देखा और देखा कि पिछली बार खोले जाने के बाद से प्रतिबंधों को और सक्रिय नहीं किया गया था। ऐसा लग रहा था कि सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग और लू लुओ ने केवल अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग ये देखने के लिए किया था कि काव्या नयन अंदर कैसी है, जिससे जायन संतुष्ट था। अपना हाथ मंत्र मुद्रा में बनाते हुए उसने जादुई मुद्राओं की एक श्रृंखला छोड़ी जो पत्थर के दरवाजे से टकराई, जिससे ये घरघराहट के साथ खुल गया। जायन फिर एक अजीब भाव के साथ चुपचाप अंदर चला गया और उसके पीछे फाटक बंद हो गया। कमरा बिल्कुल पहले जैसा था। ये पूरी तरह से साफ था क्योंकि प्रतिबंध लगाया गया था और छत में जड़े चंद्र पत्थर मूनलाइट स्टोन्स पहले की तरह ही चमक रहे थे। काव्या नयन का बाल रूप अभी भी बर्फ की चमकती हुई दीवार में बंद था, उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा पीला था। जायन के चेहरे पर उदासी छाई, उसने बर्फ की दीवार की ओर कदम बढ़ाया और 3 मीटर की दूरी पर रुक गया। फिर उसने काव्या नयन के मौत की तरह पीले चेहरे को घूरा और उसके चेहरे पर एक जटिल भाव प्रकट हुआ। एक अज्ञात समय बीता इससे पहले कि उसने अंततः एक लंबी आह भरी। फिर उसने अपने भंडार पाउच पर थपथपाया और अपने हाथ में एक जेड बॉक्स बुलाया। उसने अपने दूसरे हाथ से बॉक्स के ऊपर को हल्के से थपथपाया और यह अचानक खुल गया, जिसमें अंगूठे के आकार का एक लाल राक्षस कोट डेमन कोट था जो लाल रोशनी के साथ स्पंदित हो रहा था। ये रहस्यमय रूप से आकर्षक प्रतीत हो रहा था। जायन ने आंखें सिकुड़कर राक्षस कोर की जांच की इससे पहले कि अचानक अपना मुंह खोला और राक्षस कोर पर एक नीली धुंध थूकी। इसके बाद उसने राक्षस कोर को उछाला और इसे हवा में बर्फ की ओर तैरता दिया। उसी क्षण उसने मंत्रों की एक श्रृंखला बड़बड़ाई और बर्फ की दीवार पर एक जादुई मुद्रा मारी। नीली रोशनी की एक चमक में नीली धुंध और राक्षस कोर मोटी बर्फ में प्रवेश कर गए और काव्या नयन के होठों के पास उड़ गए। जायन ने फिर काव्या नयन की ओर इशारा किया और वह एक कठपुतली की तरह सख्ती से अपना मुंह खोल बैठी, जिससे राक्षस कोर उसके मुंह में जा सके। अचानक काव्या नयन का मौत की तरह पीला चेहरा लाल रोशनी की एक मंद परत के साथ चमकने लगा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से बंद रहीं। जायन ने एक गहरी सांस ली, ये जानते हुए कि मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। भले ही राक्षस कोर वास्तव में प्रभावी था, अभिशाप कुछ ही महीनों में दूर नहीं होगा। जायन फिर भी वहां रहा और बर्फ की दीवार के सामने खड़े होकर काव्या नयन को चुपचाप घूरता रहा। किसी अज्ञात कारण से जब उसने पहली बार काव्या नयन को देखा था उस समय की सुंदर याद उसके मन में आ गई। समय धीरे धीरे बीता क्योंकि जायन एक इंच भी हिले बिना खड़ा रहा। काफी देर बाद जायन शांति से पृथक कमरे से बाहर निकला और प्रतिबंधों को फिर से सील कर दिया। अभी भी बाहर गुफा की रक्षा करते हुए सीनियर मार्शल और लू लुओ ने चिंता के कुछ सवाल पूछे, लेकिन जायन ने बस एक मजबूरी की मुस्कान दी और कहा कि उसे कुछ दिन प्रतीक्षा करनी होगी और देखना होगा कि सोल सील अभिशाप दूर हुआ है या नहीं। जायन ने फिर समय के लिए विदा ली और ड्रीम क्लाउड पहाड़ों में अपनी वापसी की जल्दबाजी भरी यात्रा से थके हुए अपने गुफा निवास की ओर उड़ गया। किसी भी मामले में आने वाले दिनों में उचित चर्चा के लिए हमेशा समय था। जैसा कि उसके वरिष्ठ मार्शल भाइयों द्वारा उल्लेख किया गया था, उनके सख्त आदेश के तहत उनका गुफा निवास अछूता रहा था। जहां तक उसकी उपपत्नी म्यू पेलिंग का सवाल था, वह लगातार उसके गुफा निवास से सटे पहाड़ में निवास कर रही थी और उसके 2 वरिष्ठ मार्शल भाइयों द्वारा उसे बहुत विचार दिखाया गया था। वह अब झूठे कोर चरण फॉल्स को स्टेज तक पहुंच गई थी और कोर फॉर्मेशन के कगार पर थी। जायन को इस खबर पर दिल हिल गया और उसने कॉपुलेटिव एसेंस आर्ट्स का विवरण याद किया। जायन के पास कई दवाइयां थीं जो सफल कोर फॉर्मेशन की संभावना को बढ़ा सकती थीं, और उसकी असाधारण अभियोग्यता को देखते हुए अगर वह पूरे दिल से उसकी मदद करता तो उसे कोर बनाने में सफल होने की 70% संभावना थी। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे शैतानी घाटी में उसके बिना मध्य नेसेंट सोल चरण की बाधा को तोड़ने का मौका मिलेगा। उसने मूल रूप से योजना बनाई थी कि पेलिंग कई दर्जन वर्षों तक इस तकनीक की खेती करे इससे पहले कि वह उसके महत्वपूर्ण वाइटल यिंक को ले, लेकिन वह योजना धरी रह गई। वह कॉपुलेटिव एसेंस आर्ट्स का उपयोग देर से नेसेंट सोल चरण की बाधा को तोड़ने के लिए भी कर सकता था, लेकिन उसे इसका उपयोग करने के लिए तकनीक की गहरी महारत की आवश्यकता होगी। इसके अलावा महिला को भी देर से कोर फॉर्मेशन चरण में होना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में यह संभव था कि वह 300 वर्षों में भी नेसेंट सोल चरण के चरम तक नहीं पहुंच पाए, और इस समय के दौरान उसे पेलिंग का ठीक से पालन पोषण करना होगा क्योंकि वह कॉपुलेटिव एसेंस आर्ट्स की खेती करती है। चूंकि कॉपुलेटिव एसेंस आर्ट्स कहीं भी शीर्ष ग्रेड की तकनीक के करीब नहीं थी, वह थोड़े समय में देर से कोर फॉर्मेशन चरण तक नहीं पहुंच पाएगी जब तक कि वह उसे पर्याप्त दवा की गोलियां प्रदान न करे। इस विचार के साथ जायन अपने गुफा निवास के सामने पहुंचा। जब उसने इसके सामने कोहरे का समुद्र देखा तो वह मुस्कुराया और अपनी आस्तीन लहराकर इसे अलग किया, इससे पहले कि शांति से अंदर चला गया। वन पहले अध्याय 645 में उल्लिखित
एक तकनीक जो एक पुरुष खेतीकार को कोर फॉर्मेशन चरण की महिला के साथ सहवास के माध्यम से बाधा को तोड़ने की अनुमति देती है। केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है। उसके गुफा निवास में कुछ भी नहीं बदला था, यहाँ तक कि गुफा की रक्षा के लिए छोड़े गए काले रंग से प्रभावित गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स का एक हिस्सा भी अब एक 3 रंगे गोले ट्राई कलर्ड बॉल में संघनित हो गया था, जो मुख्य हॉल की छत के केंद्र से स्थिर लटक रहा था। जहां तक प्रोफाउंड गॉडेस पाम, प्रोफाउंड गॉडेस पाम और नाइनकरल स्पिरिट जिनसिंग, निनिकल स्पिरिट जिनसिंग का सवाल था, वे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसने उन्हें छोड़ा था। जायन ने प्रोफाउंड गॉडेस पाम की ज्यादा परवाह नहीं की, उसे इसे पुनर्जीवित करने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन उसने नाइनकरल स्पिरिट जिनसिंग को बहुत महत्व दिया क्योंकि यह बाहरी दुनिया में अनिवार्य रूप से विलुप्त हो चुका था। ये भी उल्लेखनीय है कि दवा में चेतना आ गई थी और उसने अपना एक अवतार अनकानेशन भी विकसित कर लिया था, वास्तव में एक दुर्लभ पौधा था। अगर ये तथ्य न होता कि नियमित क्यू की आपूर्ति के बिना इसे बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा, जायन निश्चित रूप से इसे अपने शरीर पर ले जाना चाहता था। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसके द्वारा प्राप्त प्राचीन सूत्रों में से किसी ने भी इसे एक सामग्री के रूप में उल्लेख नहीं किया था। परिणामस्वरूप वह केवल आह भर सकता था और इसे अभी के लिए एक तरफ रख सकता था। अपने कीड़ों के संबंध में उसने उनमें से अधिकांश को अपने शरीर पर ही रखा था। विशेष रूप से उसने अपने 6 विंग्ड फ्रॉस्ट सेंटीपीड्स के 24 अंडे अपने पास रखे थे ताकि उसे उनकी चिंता न करनी पड़े, हालांकि वे फार वेस्ट की यात्रा के दौरान आधे रास्ते में ही फूट गए थे। हालांकि उसे काफी अफसोस हुआ कि पिछले 27 वर्षों के दौरान जो वह आकाशीय विदार में फंसा हुआ था, वे लगातार लावा की स्थिति में ही बने रहे क्योंकि वहां हरे तरल पदार्थ ग्रीन लिक्विड नहीं था। उसने उन्हें एक विशेष आत्मा जानवर थैले में रखा था जो उन्हें गहरी नींद में रखता था। जायन ने पहले गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स को उनके कमरे में छोड़ा और फिर 6 विंग फ्रॉस्ट सेंटीपीड्स को एक पड़ोसी कमरे में छोड़ा। फिर उसने आत्मा जानवर थैला लिया और इसे हल्के से कमरे में फेंक दिया। सफेद प्रकाश की एक झलक में 3 इंच लंबे सेंटीपीड लावा कमरे के केंद्र में प्रकट हुए। उनके शरीर बर्फ की तरह सफेद और पारदर्शी थे और उनके शरीर से अभी तक पंख नहीं निकले थे, जिससे वे बड़े सफेद रेशम के कीड़ों के समान दिखाई दिए, पूरी तरह से हानिरहित। जब जायन ने पहली बार 6 विंग फ्रॉस्ट सेंटीपीड्स प्राप्त किए थे तो वह नहीं जानता था कि वे रेनबो स्कर्ट ग्रास के उपयोग से विकसित हो सकते हैं या नहीं, लेकिन उसकी खुशी के लिए घास उन पर भी प्रभावी थी। उसने मूल रूप से सेंटीपीड की बर्फीली क्यू का उपयोग पर्पल एपेक्स फ्लेम्स को शोधित करने के लिए करने की योजना बनाई थी, लेकिन शैतानी घाटी में अपनी लड़ाई के बाद उसके मन में एक और विचार आया। हालांकि गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी गति थोड़ी कमी लिए हुए थी। अपने परिपक्वता के अंतिम चरण तक पहुंचने के बाद भी जायन ने अनुमान लगाया कि वे अविश्वसनीय रूप से तेज दुश्मनों द्वारा आसानी से रोके जा सकते थे। यहीं पर 6 विंग फ्रॉस्ट सेंटीपीड्स काम आते थे जो भयंकर हिमील क्यू ग्लेशियल चीक वे थूकते थे। उसके अलावा विदेशी कीड़ों की सूची में उनकी उच्च रैंकिंग भी उनकी असामान्य गति के कारण थी। जब उनके 2 पंख होते थे तो उनकी गति अन्य आत्मा कीड़ों के समान होती थी, लेकिन जब वे दूसरी जोड़ी पंखों को बाहर निकालते हैं, कुल 4 पंख, तो उनकी गति में एक विशाल वृद्धि होती है, यहाँ तक कि सामान्य जादुई खजानों से भी तेज। लेकिन सबसे भयानक बात तब थी जब वे अपनी तीसरी और अंतिम जोड़ी पंखों को पूरा करते हैं। उनकी गति उन्हें 3 सबसे तेज कीड़ों में से एक बनाती है और कथित तौर पर कहा जाता है कि वे चलते समय अदृश्य होते हैं और क्षण भर में 500 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। बेशक ये केवल रिकॉर्ड के माध्यम से कहा गया था, यहाँ तक कि प्राचीन काल में भी 6 विंग फ्रॉस्ट सेंटीपीड्स अत्यंत दुर्लभ थे, इसलिए जायन इन शब्दों के प्रति काफी संशय में था। लेकिन एक तरफा विवरणों को देखते हुए कोई संदेह नहीं था कि वे एक शानदार रूप से तेज कीड़े थे। एल्डर डेविल के साथ लड़ाई में जायन को उसकी अजीब विचित्र चालों के कारण काफी परेशानी हुई थी, जिससे 6 विंग फ्रॉस्ट सेंटीपीड्स का विचार उसके मन में सबसे ऊपर आ गया। ये भी उल्लेखनीय है कि 6 विंग फ्रॉस्ट सेंटीपीड्स के और अधिक परिपक्व होने के साथ जायन पर्पल एपेक्स फ्लेम्स को और अधिक मात्रा में शोधित कर सकता था। इस विचार के साथ जायन ने 6 विंग फ्रॉस्ट सेंटीपीड लावा को एक लंबी नजर से देखा। जब उसने देखा कि उन्होंने अपने नए वातावरण को अस्वीकार नहीं किया है, तो जायन को राहत महसूस हुई। वह उन्हें थोड़े समय के लिए और जांचने की सोच रहा था, तभी अचानक उसने गुफा निवास के प्रवेश द्वार की दिशा में बदले भाव के साथ देखा। उसकी आंखों से अचानक रोशनी चमकी और उसने अपनी आस्तीन लहराते हुए अपने सामने सिल्वर मून को बुला लिया। मुपेलिंग फाटक के सामने आ गई है, उसे हॉल में ले आओ, मैं उससे कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। जायन ने एक उदास स्वर में आदेश दिया। जी मालिक। सिल्वर मून ने आदरपूर्वक आदेश प्राप्त किया और चांदी की रोशनी की एक चमक में गायब हो गई। जायन ने कीड़ों के कमरों को सील कर दिया और शांति से मुख्य हॉल की ओर चला गया। जायन फिर मास्टर की कुर्सी पर बैठ गया और उसने अपनी थोड़ी को हाथ में थामा, गहरे विचार में डूबा हुआ लग रहा था। उसी क्षण हॉल में हल्के कदमों की आवाज गूंजी।
सिल्वर मून एक खिली हुई मुस्कान के साथ अंदर आए, उसके पीछे मु पेलिंग थी। मु पेलिंग पहले की तरह ही सुंदर दिख रही थी, नहीं, ये कहना उचित होगा कि वह और भी मनमोहक थी क्योंकि उसका ठंडा बाहरी स्वरूप शांति से बदल गया था। मैं मालिक को प्रणाम करती हूँ। मैं मालिक के सुरक्षित वापसी और खेती में वृद्धि होने पर बधाई देती हूँ। जब मु पेलिंग ने जायन को देखा तो वह मुस्कुराई और उसने उसे प्रणाम किया। जायन मुस्कुराया और उसे खड़े होने का इशारा किया। तुमने मुझे देखते ही बधाई दे दी, ऐसा लगता है कि तुमने खबर सुन ली है। लेकिन तुम्हें ज्यादा औपचारिकता दिखाने और हमारे बीच इतनी दूरी बनाए रखने की जरूरत नहीं है। जब तुम मेरे साथ फार वेस्ट गई थी, हम दोनों ने काफी कठिनाई झेली थी। फार वेस्ट में बिताए 3 वर्षों में दोनों का रिश्ता करीब आ गया था। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता था कि वे पूरी तरह से घनिष्ठ थे, लेकिन ये पहले से कहीं बेहतर था। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। मु पेलिंग सहजता से खड़ी हो गई। जब हम फार वेस्ट से लौटे थे तो मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह एक अच्छा फैसला था क्योंकि तुम यहीं रही जब मैं 20 साल तक उस जेब आयाम में फंसा हुआ था। मु पेलिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मालिक की उपपत्नी होने के नाते और आपसे बहुत दया पाने के बाद मैं कहाँ जाती अगर यहाँ नहीं रहती। मुझे विश्वास भी नहीं था कि मालिक की मृत्यु हो गई है। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझ पर इतना भरोसा रखती हो। हालांकि इस बार यह वास्तव में खतरनाक था और एक संभावना थी कि मैं वापस न लौटता। हालांकि तुम्हें दवा की गोलियों से सहायता मिली, तुम्हारी वर्तमान खेती की गति को अत्यंत तेज माना जा सकता है और तुम जल्द ही कोर फॉर्मेशन का प्रयास करने में सक्षम होगी। तुम्हारी सफलता की क्या संभावनाएं हैं? उसने ये सुना तो एक असहाय भाव पहना और कहा, मेरे पास ज्यादा मौका नहीं है। मेरे सफल कोर फॉर्मेशन की संभावना 10 में से 1 से भी कम है। ये ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करेगा। ईश्वर की इच्छा? जायन उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, हे ऐसा हो भी सकता है। मैं कोर फॉर्मेशन के मामले में तुम्हारी मदद कर सकता हूं और तुम्हारी सफलता की संभावना को 30% तक बढ़ा सकता हूं। क्या ये कैसे संभव है? मु पेलिंग अलार्म से दंग रह गई। मालिक इस बारे में मजाक नहीं कर रहे हैं। मैंने स्वर्गीय दक्षिण में ऐसी कोई दवाइयां कभी नहीं सुनी हैं। मेरे पास जो अधिकांश दवाइयां थीं, वे स्वर्गीय दक्षिण में मौजूद नहीं हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि तुमने उनके बारे में नहीं सुना होगा। हालांकि मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हारी अभियोग्यता और मेरी आत्मा दवाओं के साथ तुम्हारे कोर फॉर्मेशन की संभावना 50% के करीब होनी चाहिए। जायन ने एक शांत भाव के साथ कहा। चूंकि जायन ने कभी भी मु पेलिंग के साथ कोई खाली दावा या अतिशयोक्ति नहीं की थी, वह ज्यादातर उस पर विश्वास करने लगी। फिर कुछ विचार के बाद उसने हिचकिचाते हुए कहा, क्या मालिक मुझे यह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उनके पास मेरे लिए कोई निर्देश हैं? कृपया बताने में संकोच न करें। जायन इससे थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन खुद पर थोड़ा विचार करने के बाद उसने सीधे सीधे बात कहने का फैसला किया। क्या तुम्हें वह समझौता याद है जो हमने तब किया था जब तुमने मेरी उपपत्नी बनने का फैसला किया था? जरूर। मैंने आपसे 30 साल के लिए अकेले खेती करने का अनुरोध किया था और इस दौरान अपना महत्वपूर्ण वाइटल यिन बनाए रखने को कहा था। मु पेलिंग ये कहते हुए लज्जित हो गई। जायन ने देखा कि वह गलत समझ गई है और उसने शांत भाव से स्पष्ट किया, निर्धारित समय लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही तुम कोर फॉर्मेशन के कगार पर हो, मैं तुम्हें कठिनाई में नहीं डालूंगा। लेकिन तुम्हारे कोर बनाने से पहले मुझे कुछ बातें स्पष्ट करनी होंगी। इसके बाद तुम ठीक से विचार कर सकती हो कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। मैं यह नहीं चाहता कि तुम्हारे कोर फॉर्मेशन पर अपनी आत्मा दवाओं का खर्च करने के बाद तुम अचानक हमारे सौदे से मुकर जाओ और इसे अचानक दिल बदलने का बहाना बनाओ। मालिक का क्या मतलब है? मु पेलिंग स्तब्ध रह गई और वह जायन को आश्चर्य से देखने लगी। जायन ने एक अजीब भाव पहना और कहा, मुझे आशा है कि तुम्हारे सुनहरे कोर गोल्डन कोर बनने के बाद तुम अपनी खेती कला को छोड़ दोगी और कॉपुलेशन एसेंस आर्ट्स की खेती करोगी। कॉपुलेशन एसेंस आर्ट्स? मु पेलिंग ने आश्चर्य से कहा। यह एक दुर्लभ युगल खेती कला पेयर कल्टिवेशन आर्ट है। जब तकनीक को उसके चरम पर खेती किया जाता है और सवाल में आई महिला संभोग में अपना महत्वपूर्ण यिन खो देती है, तो पुरुष और महिला दोनों को अपनी खेती में कई लाभ मिलते हैं। खेती पर लाभ गौण है, लेकिन खेती कला का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बाधाओं बॉटलनेक्स में सफलता पाने का अकल्पनीय प्रभाव है। बेशक, मैं इसे स्पष्ट कर दूंगा कि तकनीक का प्राथमिक खेतीकार महिला होती है, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ पुरुष को मिलता है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि मुझे तुम्हें कोर फॉर्मेशन चरण तक पहुंचाने में पूरा सहयोग करना चाहिए या नहीं। चूंकि मैं पहले ही मध्य नेसेंट सोल चरण तक पहुंच चुका हूं, मैं कॉपुलेशन एसेंस आर्ट्स के प्रभावों का उपयोग करके देर से नेसेंट सोल चरण में सफलता पाना चाहता हूं। इसके लिए मुझे तुम्हें उस तकनीक को देर से कोर फॉर्मेशन चरण तक खेती करनी होगी। अगर तुम अपनी खेती कला बदलने के लिए सहमत हो, तो मैं तुम्हें कोर बनाने के बाद दवा की गोलियां प्रदान करना जारी रखूंगा ताकि तुम्हारी खेती तेजी से बढ़े। कम से कम ये तुम्हें 100 साल से अधिक की कड़ी खेती बचा सकता है।
बेशक, अगर तुम अनिच्छुक हो तो मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम्हारे कोर फॉर्मेशन के प्रयास के बाद मैं तुम्हारी आत्मा पर लगे प्रतिबंधों को हटा दूंगा, भले ही तुम सफल हो या नहीं, और तुम्हें तुम्हारी आज़ादी दे दूंगा। और उसके बाद हमारा आपस में कोई संबंध नहीं होगा। वु पेइलिंग ने ये सुना तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। एक समय के लिए उसका भाव बदलता रहा और उसका मन हंगामा मचा दिया।